बाज़ जानवर ट्रैफिक के भी आदी नहीं होते, इतना ज्यादा डरे होते हैं, परेशान भी होते हैं ना, उनको कोई सुकून से बैठने देते। हर वक्त तो बच्चे उसके पीछे लगे हुए हैं, बड़े भी पीछे लगे हुए हैं। कुर्बानी के जानवर को खुराक के साथ साथ उसको सुकून की जरूरत है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो जानवर पसंद किए जाते हैं कुर्बानी के लिए वो चोलिस्तानी ब्रीड साहिवाल का मेल है, धनी या चिट्टा बर्गा। सिंध में एक आपने देखा होगा बहुत बड़े सींगों वाले इंडियन राजस्थान से कंकरेज ब्रीड आई है हमारे पास, बीतल की ब्रीड है। टेडी गोट्स है, डेरा दीपना या DDP एक ब्रीड है। सिंध में कामोरी 15 लाख का इसलिए कि इसको बादाम खिलाए। पेट है उसकी, कैपेसिटी लार्ज एनिमल की जो है वो 100 लीटर की है। पानी भी बहुत ज्यादा 50-60 लीटर उसकी रिक्वायरमेंट है। अब उसमें 4 बादाम या 2 काजू या इस तरह की चीजों की, ये सिर्फ एक वो टैक्टिक है, मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं। हर बकरा ईद के बाद शहर में एक वबा फूटती है, बच्चे बीमार होते हैं। आप इतनी गंदगी कर देते हैं, समझ नहीं आता कि यार ये किस किस्म की कुर्बानी करते हैं हम लोग। जब हम एकदम बहुत ज्यादा गोश्त ले लेते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बर्डन आता है। ऑर्गन मीट्स हैं तो और मिनरल का अच्छी सोर्स है, विटामिन का बहुत अच्छा सोर्स है, जैसे लीवर है। तो मिनरल वाला बिल पास हुआ तो उस पर लागू होगा ये। अब जानवर नहीं खा रहा, उसको लोग जो है ना ये समझते हैं भाई बीमार है। तो वो बीमारियां कौन सी हैं, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, इतना सौतेला सलूक क्यों होता है बकरा ईद पे चिकन के साथ। असल में कुर्बानी उसके लिए 4 व्हील चाहिए। तो सीने का जोड़ है जिसको आमतौर पर डकरी कहा जाता है, जिसके अंदर चिकनाई बड़ी सॉलिड होती है। थोरेक्स पेरिटोनियम। अरे वो तर्जुमा करना वो तो वो मुझे ज्यादा आसान लग रहा है तो आप बोल रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। आज जो पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इंशाल्लाह ये बकरा ईद से करीब डालेंगे, लेकिन अभी जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की जंगबंदी का ऐलान हुआ है। तो डॉक्टर शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक ऐसे मौके पर पॉडकास्ट ज्वाइन किया कि जब जंगबंदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो, यहाँ पर हम बकरा ईद पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हमारे साथ राना साहब और जहाज़ेब भी मौजूद हैं। तो पहले तो मुख्तसर तारुफ डॉक्टर साहब का हम करवाते चलें। डॉक्टर शाहिद वहीद इनका नाम है। हमने एक वीडियो अपने स्कूल के चैनल पे डाली है, वो आप ज़रूर देखेगा। उसमें जो ब्रायलर मुर्गी है उसके हवाले से बहुत सी मिसकॉन्सेप्शंस को डॉक्टर साहब ने क्लियर किया है। डॉक्टर साहब ने फूड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ये इन्होंने PhD किया है इस मजमून में। इससे पहले ये एनिमल न्यूट्रिशनिज्म या क्या कहते हैं, एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट कहेंगे आपको, हाँ, उसमें जो है वो इन्होंने MPhil किया है ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। तो डॉक्टर साहब पहले तो बात मैं यहाँ से आज शुरू करना चाह रहा था कि मैंने कुछ कंटेंट सोशल मीडिया पे देखा कि जहाँ पर आपको पता है कि जो हिंदू मज़हब है उसमें गाय की तक़द्दुस का एक मामला है, और ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग के अंदर बहुत सी बेहुदा चीज़ें भी हमने सोशल मीडिया पे देखी हैं कि जो इंडिया वाले पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं, जैसे यहाँ पाकिस्तान वाले इंडिया का मजाक उड़ाते हैं। दोनों ही गलत है, किसी के भी मज़हब का मजाक उड़ाना ये अच्छी बात नहीं हो। ये हम नहीं कह रहे, और ये तो अल्लाह ने कुरान करीम में मना किया कि तुम उनके खुदाओं को बुरा ना कहो, उनको तुम झूठा समझते हो कि वो तुम्हारे खुदा को बुरा कहेंगे। तो खुदा की तालीम है, उसकी खिलाफ वर्जी सभी करते रहते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, नहीं करनी चाहिए। तो पहले तो मैं ज़रा सी इस पे बात आपसे करवाना चाहता आप तमाम शुरका से कि जो कुर्बानी का मामला है, ये हम जानते हैं कि शाइरिल्लाह है, ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं। तो ऐसे जानवरों पर कोई लतीफ़े गढ़ना और फिर मोदी को ललकारना या इंडिया को ललकारना, चले वो तो एक सियासी मसला है। उससे आगे बढ़ के कि हिंदू मज़हब पर कोई इस तरह बात करना, या जो हिंदू भाई हमारे बहन हैं वो पाकिस्तान में भी रहते हैं, वो इंडिया में भी रहते हैं, दुनिया भर में रहते हैं, तो ये तमाशा ये है, या आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखें, इस्लामी शार या किसी भी मज़हब के जो उसके तक़द्दुस वाली चीज़ें होती हैं उनको आपने दुरुस्त बोला कि इसके बारे में कभी भी हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसके किसी की मजहबी जज्बात को नुकसान या ठेस पहुँचे। और ये मैंने देखा ये कि इंटरनेशनली भी अब इंसानियत एक दूसरे का इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं लोग। तो जहाँ मुस्लिम्स होते हैं, मैंने देखा लोगों को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस में कि वो पोर्क का जिक्र नहीं करते, ना ही उसकी मीट या किसी चीज़ के बारे में। तो हमें भी इसी तरीके से ख्याल रखना चाहिए कि हम वो जानवर जो दूसरे लोगों के लिए तक़द्दुस की अलामत है, तो वो हमारे मज़हब में हलाल है। जैसे सूरह बकरा आपने देखा, नाम भी उस तरह से, और हमारे तो काम ही कुर्बानी से शुरू होता है, कुर्बानी पे ख़त्म होता है, और हमारा नहीं, क्रिश्चियंस का, यहूदियों का। हमारे लिए जो चीज़ जायज़ है, हो सकता है दूसरे मज़हब जैसे हिंदुओं के लिए तक़द्दुस की अलामत है, तो इसको दूसरे सेंस में तज़हीक वाले उसमें और किसी ऐसी वीडियोस, ऐसी चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। और आगे कुर्बानी का टाइम आ रहा है, तो इसमें मेरी आपके तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट भी होगी पूरी कौम से कि ऐसी बात ना करें जिससे किसी हिंदू मत की तज़हीक नहीं है, बल्कि आप इस्लाम का भी मजाक उड़ाए ना कि अल्लाह ताला ने जिस जानवर को अपनी निशानी करार दिया है उस पर कोई फिक्रा करना। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा इस पर भी ज़रूर बात करें।
फिर हम जरा जो आज का मौजू है वो तो राना साहब के पास सारे सवाल जमा हुए हैं, वो उनका मसला है, उस पर भी आते हैं कि हम ये देखते हैं ना कि बकरीद के मौके पर बच्चे जानवरों से खेलते हैं, मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन वो बहुत ही बेहंगम सी दौड़ होती है, रेस लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये भी ऐसा लगता है कि ये भी एक मजाक ही उड़ाते हैं आप कुर्बानी के जानवर लेकर, और जो उसका पर्पज़ है कुर्बानी का वो सारा फौत हो जाता है और सब खेल तमाशों की नज़र पूरा वक्त हो जाता है हमारा। जी बिल्कुल, बल्कि इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो असल सवाब का, जो अजर का, जो एक आपका नीयत और इरादा और सब चीज़ थी, वही उस वक्त फ़ौत हो जाती है जब लोग दिखावे के लिए ये 4 लाख का, ये 10 लाख का, या 20 लाख का है, तो वहाँ से दिखावा शुरू होता है और फिर गली मोहल्ले में उसकी दास्तानें सुनाई जाती हैं कि हमने ये जानवर इतने का लिया, इतने का लिया, और फिर वो लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए भी एक बड़ी, फिर बच्चे जब बेहंगम तरीके से बाज़-औक़ात, और आपने देखा होगा कि हादसात भी हुए, सींगों पे जानवरों ने उठा लिया बच्चों को, और गाड़ियाँ अल्लाह माफ़ करे कि बाज़-औक़ात ऐसे वाक़यात भी होते रहे। तो इसमें मतानत और संजीदगी, और ख़ास तौर पे हमारा जो दीनी कल्चर है, जो हमें सिखाया गया है, मतानत और संजीदगी उसको रखना चाहिए। ये रिलीजियस एस्पेक्ट है, इसको मजाक नहीं बनाना चाहिए। और बच्चों को भी राना साहब के साथ एक जगह पे था, तो साहब ने बताया कि वो बहरिया टाउन शिफ्ट हो गए और कहने लगे हम 2 साल बाद वापस आ गए शहर में, यानी कराची को तो अब लोग शहर ही कहते हैं बहरिया की निस्बत से। तो उसमें उन्होंने अपने वजूहात बताई वापस आने की। उसमें एक बड़ी अहम वजह ये थी कि 2 साल तक हम कुर्बानी का वो लुत्फ़ नहीं उठा सके बहरिया टाउन में, क्योंकि वहाँ पे गली में जो है वो जानवर काटने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने एक गलती की है ना, मतलब डबल और इन्वर्टेड कॉमा में गलती, कि एक स्लॉटर हाउस बनाया हुआ है प्रॉपर्ली, वहाँ पर आप जाकर टोकन लें, उसको कटवाएँ, और फिर बहुत सफाई सुथराई के साथ, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में या दुनिया के ज़रा बेहतर ममालिक में होता है। तो उन्होंने हमें मज़ा नहीं आया। मतलब मज़ा क्या है कि आप गली भी गंदी कर दें, आप जो है वो आलाइशों से गटर चौक कर दें, आप खून की नदी बहाएं और बदबू हो, उसके अंदर वायरसेस फैलें। और देखें ना, कई सालों से हो रहा है कराची की हद तक, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ, बाकी पाकिस्तान का मुझे नहीं मालूम, कि आप देखेंगे कि हर बकरीद के बाद शहर में एक वबा फूटती है बीमारियों की, बच्चे बीमार होते हैं। और वो क्या है कि वो आपने इतनी गंदगी कर देते हैं, इतनी गंदगी कर देते हैं कि समझ ही नहीं आता कि यार ये किस किस्म की कुर्बानी करते हैं हम लोग। और फिर वो जो आप बात कर रहे थे ना, इस पे भी डॉक्टर साहब बात हमें करनी चाहिए कि बाकायदा हम जानवरों की बुलिंग करते हैं। मतलब एक जानवर है जो कि शहर से, ज़ाहिर अक्सर ही जानवर जो है देहात के इलाकों में पले होते हैं या आते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो डरे हुए भी होते हैं, वो चलने में मुझे मुश्किल आ रही होती है। जरा इस पे भी बात करें कि ये जानवर का जो बिहेवियर हमें तब्दील होता हुआ नज़र आता है, तो ये हमारे लोग उसके साथ एक तरीके से हम उसको परेशान कर रहे होते हैं। बिल्कुल, चूँकि वो ये जानवर, जैसे आपने बोला, बाज़ जानवर तो इवन ट्रैफिक के भी उस तरह से आदी नहीं होते। तो आप भरे पूरे शहर में बच्चों के सामने उसको छोड़ दें और बच्चे उसके साथ वो करते रहें, तो वो जानवर वो इतना ज़्यादा डरे होते हैं ख़ास तौर पे कि वो किसी भी वक्त, और वो परेशान भी होते हैं ना, उनको कोई सुकून से बैठने देता है। हर वक्त तो बच्चे उसके पीछे लगे हुए हैं, बड़े भी पीछे लगे हुए हैं, और हर कोई उसको जाके वो, तो ये जानवर को थोड़ा जो अच्छा कुर्बानी के जानवर को जितना आप आराम देते हैं, वो उसके लिए उतना मुफीद है, उसकी सेहत के लिए, कि उसको खुराक के साथ साथ उसको सुकून की ज़रूरत है। तो अगर आप चाहते हैं आपका जानवर जो है वो अच्छा कुर्बानी तक तैयार हो, तो उसके लिए सबसे आसान है उसको थोड़ा अकेला छोड़ दें और उसको अच्छा खिलाएं। ये जो उसको तंग करने वाला सिलसिला है, इससे जानवर परेशान होता है। और यकीनन ये जानवरों की भी हमारे तो ऑर्डर्स भी हैं कि जी जानवरों का ख्याल रखा जाए। बल्कि वो हमारे मुहावरे में एक बहुत गलत चीज़ आ गई है जी, जानवर वाला सुलूक। भाई जानवरों के साथ भी अच्छा सुलूक करना चाहिए। ऐसी है। और अब हम देखते हैं कि दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ के हवाले से मिसाल दी जाती है कि वहाँ पर तो हमारे इंसानों से ज़्यादा जानवरों के साथ अच्छा सलूक होता है। तो जी ऐसे ही है, हमारा भी दर्स तो यही था हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। हमें तो दर्स क्या था, कई अहादीस हैं और जिसमें ऊँट का, जानवरों का खाने का, उनको रखने का, उनके ऊपर ख्याल रखा गया है। बड़ी मशहूर रिवायत है ना कि एक शख्स के, एक औरत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया कि उसने एक बिल्ली को पाला और वो बंद करके चली गई घर में, तो वापस लौटी तो वो बिल्ली भूख के बायस मर चुकी थी। तो रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई जहन्नुमी औरत, क्योंकि उसने एक जानदार की जिम्मेदारी ली और फिर उसको इस तरह से भूख में तड़पा के जो है वो मरने दिया। अच्छा, यहाँ से हम पहले मौजू की तरफ आते हैं ना कि जो मसला हमारी सेहत
से जुड़ा हुआ है कि पाकिस्तान बनाने की जो नेमतें हम गिनते हैं उसमें से एक ये भी है कि हम बकरीद पे गाय काट सकते हैं बड़ी आज़ादी के साथ, और उसके बाद जो हम करते हैं सड़क का और पूरे मोहल्ले का, वो अल्लाह ताला ही माफ़ करे, आखिरत में दुनिया में तो कोई माफ़ी नज़र नहीं आती मुझे उसकी, क्योंकि मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है जितनी गलाजत और जितनी बदतमीज़ी का मुजाहरा हम करते हैं माँ माज़त के साथ। ये बहुत ही अफसोस की बात है। और वही अब बात सफाई निस्फ़ ईमान है, ये सब बातें, लेकिन करना हमें वही है जो हम करते हैं। चले, अब गाय कुर्बान कर ली और उसको कुछ गरीबों को भी दे दिया, रिश्तेदारों में भी बांट दिया, अब भर दिया फ्रिज। तो ये आप बताएं कि जो है जो एक्सेसिव में जो ईटिंग है ख़ासतौर पे गाय की गोश्त की, इसके क्या असरात मुरतब होते हैं जो हमारे जिस्म पे? वैसे तो आप देखें कि एक्सेसिव कोई भी चीज़ होगी, आप ज़्यादा कोई भी चीज़ ले लें वो नुकसानदेह है। और हमारी अमूमी खुराक में अब उस तरीके से बीफ या मटन, ज़ाहिर है मटन तो अफोर्डेबल भी उस तरह से नहीं है, तो हमारी अमूमी खुराक में मटन उतना ज़्यादा नहीं है। डेली की खुराक में तो नहीं होता ना, पूरे एक हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते, इसी तरह बीफ भी है। तो चूँकि वो हमारी खुराक का एक नॉर्मल पार्ट नहीं है जैसे चावल या रोटी है, तो जब हम ईद कुर्बान पे एकदम बहुत ज़्यादा गोश्त ले लेते हैं और 2 या 3 या 4 टाइम्स पे लगातार ले रहे होते हैं, तो उससे होता क्या है कि आपकी जो गैस्ट्रिक सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो उसके ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बर्डन आता है प्रोटीन और फैट्स का। और एक लेवल तक तो आपके इंटरनल जूसेस जो हैं, HCl है या डाइजेस्टिव जूसेस जो प्रोटीन को हज़म करने वाले और फैट्स को डाइजेस्ट करने वाली चीज़ें हैं, वो एक हद तक तो हैं। फिर हमारी लाइफ स्टाइल ये है कि हमने खा के लेटना है, सोना है या कुछ ऐसा, तो एक्सरसाइज तो होती नहीं हमारी लाइफ में, तो वो इतनी एक्सेसिव इंटेक से अक्सर डायरिया हो जाता है। अक्सर आपने देखा हो लोगों को पेट ख़राब है, दूसरे ईद कुर्बान के दूसरे या तीसरे दिन सब पेट पकड़े हुए, आपको बहुत सारे लोग साशे बिखरे होते हैं, और वो बिल्कुल ऐसे ही है। वो फिर अब ये है कि इस आसरे पे ही खा लेते हैं कि जी कोई चीज़ आपने डाइजेस्टिव जैसे हाजमूला ले ली या फ्रूट साल्ट या कोई चीज़ें, वो आते हैं साशे आते हैं पानी में डाल के पी रहे होते हैं लोग ईद पे। क्लेम ये होता है कि आप इससे ऐसे हजम हो जाएगा। कुछ लोग तो ये कोल्ड ड्रिंक्स का भी सहारा ले लेते हैं कि इनसे भी होगा। लेकिन आप देखें इंसानी जो हवस है, उसको ही हवस ही कहूँगा मैं कि भाई आपने खाना है तो आपके फ्रिज में भी पड़ा हुआ है, आप 2 दिन 3 दिन कुछ थोड़ा सा अच्छा बीच में ब्रेक भी नहीं की जाती कि सब्ज़ी खा लो एक टाइम पे, ताकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको दोबारा से वो चीज़ें मिलें जो नॉर्मल हैं, दाल है, सब्ज़ी है या बाकी चीज़ें हैं। तो बल्कि कई घरों में तो ईद की चांद रात को भी गोशी पका हुआ होता है। और ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों के लिए खास तौर पे, बच्चे हमारे उस तरीके से। अच्छा, वैसे मुझे एक बात याद आई इनकी बात से ना, क्योंकि हमारे होती है इज्तिमाई कुर्बानी, उसमें एक अजीब झगड़ा होता है कि जी जो हमारा हिस्सा है उसी के गोश्त या कलेजी को पका के हमने ईद की नमाज के बाद पता नहीं नाश्ता करना है। भाई अब इतनी कलेजी, अच्छा ये कौन सा रोज़ा है? ईद के दिन तो रोज़ा हराम है भाई। वो उसमें कुछ लोग कहते हैं कि जी मुस्तहब है अगर आप पहला गोश्त खाना वही खाएं जो अब देखें ना, वो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब अगर आप एक ऐसी जगह पे हिस्सा डाल लें जहाँ पे 70 गाय कुर्बान हो रही हैं, तो वो आपको किस तरह से सुबह सुबह सारी गाय काट के उसकी कलेजियाँ निकाल के देंगे? मतलब दैट्स नॉट पॉसिबल ही नहीं है। एडवांस में तो कलेजी निकाल के दी। अच्छा देखिए, एक मसला ये है ना कि जो आपने कहा कि गाय के हवाले से, तो चलें एक तो यह कि सब्जी नहीं खाते बच्चे और बड़े, कहते हैं ईद का मौका है तो चिकन गायब हो जाता है बिल्कुल ईद पे। ये इतना सौतेला सलूक क्यों होता है बकरा ईद पे चिकन के साथ? चले आप क्योंकि बैलेंस करने के लिए चिकन मेरा ख्याल है कि अच्छा है कि सौतेला सलूक होता है। ज़ाहिर है उसमें चिकन भी लेंगे आप मटन भी लेंगे, कोई प्रोटीन भी लेंगे, तो सारे प्रोटीन आ जाए। अब अगर कुर्बानी होती चिकन की तो फिर तो लोग उसकी भी करते तो असल में कुर्बानी का जो है उसके लिए 4 व्हील चाहिए। तो अब डेफिनेटली जब 4 व्हील हो तो 2 व्हील पे कौन जाएगा? अच्छा, रेड मीट में गाय के गोश्त को ज़्यादा जो है ना कहा जाता है कि वो खतरा है उसमें, तो उस हवाले से। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको रिक्वेस्ट से इसमें अर्ज़ करूँ, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो हैं वो ये हैं कि कहीं ना कहीं हमने मीट को या गोश्त को, और ख़ास तौर पे बीफ को ख़ास तौर पे इसको ख़तरे की अलामत भी बना दिया। कहीं पे आप इवन इंटरनेट पे देखें तो आपको लगेगा कि ये तमाम प्रॉब्लम्स की, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम की, डिसऑर्डर्स की वजह मना करते हैं। अच्छा, फिर दूसरा ये भी समझ में आता है कि ये एक उसमें नुक्ता पॉइंट नोट करने वाला है कि पूरी दुनिया में जो बीफ होता है उसकी बीफ की इनटेक कितनी है। यानी हम साल सारे में बीफ खाते हैं कोई 2 किलो 3 किलो या मैक्सिमम कभी 6 किलो तक जाता है। ये बीफ और मटन मिला के 6 kg तक, बाज़ औक़ात कुछ जो डाटा है हमारा पहले का वो 10 kg तक भी है। अब आप
आपकी जो बीफ की या मटन की इंटेक है पूरे साल में, आप 10 किलो मान लीजिए, 10 किलो अगर मुख्तलिफ डेटाज हैं चूँकि, तो 10 किलो भी खाते हैं, उसमें से मेरा ख्याल है 2-3 किलो तो ये ईद के दिनों के ही हैं, ईद कुर्बान के। अच्छा, अब पूरी दुनिया में जैसे आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका वो बीफ ईटर्स हैं, उनके पास कोई 70, 80, 100 केजीज तक भी दुनिया के कंट्रीज़ हैं जो बीफ ईटर्स हैं। ये आपके यूरोप के कंट्रीज़ हैं, इवन गल्फ़ के कुछ कंट्रीज़ हैं। तो अब 50, 60 या 70 केजी जिनकी पर कैपिटा पर ईयर कंजम्पशन है, वहाँ पे ये चैप्टर उनके लिए एक इशू है कि ये कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स का भी बायस बनता है। ये वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें, और याद रखिए वहाँ पे प्रोसेस्ड मीट है, वहाँ पे ऐसे गाय ज़बह करके गोश्त नहीं बिकता, वहाँ प्रोसेस्ड है। प्रोसेसिंग में ये किया जाता है, आपको पता है कि प्रोसेसिंग में स्टोरेज के लिए कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं जो कार्सिनोजेनिक भी हो सकती हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं, जिसमें सोडियम कंटेंट ज़्यादा भी होता है, जिसमें आपके कार्डियोवैस्कुलर, चूँकि सोडियम ज़्यादा है तो कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ वो रेलेवेंस नहीं है, हमारे यहाँ उस तरह की रेलेवेंस, डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है ये चैप्टर हमारे यहाँ, बल्कि इसकी ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो आयरन का सबसे बेस्ट नेचर में सोर्स है वो, और जिंक का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो रेड मीट है। हमारे यहाँ जो सबसे न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का जो सोर्स है, सिलीनियम तक जैसे मिनरल्स का, हमारी हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोटीन्स हैं वो मटन और बीफ में पाई जाती हैं। सो मटन एंड बीफ इज़ मस्ट एसेंशियल। एहतियात ये की जा सकती है कि आप उसकी चर्बी कम खाएं। अच्छा, आप कह रहे हैं प्रोसेस मीट होने की वजह से उसके नुकसानात बढ़ जाते हैं, तो इस पर मेरा सवाल ये है कि हमने थोड़ा गरीबों और मिडिल क्लास की तो बात की, अब जरा ऊपर वालों की बात करते हैं, अपर क्लास और लीड की। वहाँ पर एक चीज़ बड़ी जो ना वो एक फैशन में है कि वैग्यू खा रहे हैं जी, ऑस्ट्रेलियन वैग्यू है, जापानीज़ वैग्यू, और आपको पता है कि वो इम्पोर्ट भी होता है पाकिस्तान में। तो ये जो भी यहाँ इम्पोर्ट होता है और इतना महंगा बेचते हैं, 30,000 का एक स्टेक है, 40,000 का, मैंने कहा पता है 50-60 हज़ार लाख तक भी स्टेक्स जा रहे होते हैं। तो ये जो इतने महंगे स्टेक्स खा रहे हैं, तो ये भी नुकसानदेह होते हैं उनकी हमारी सेहत के लिए, या जो भी खाते हैं उनकी सेहत के लिए। देखें, उसमें मैं अब बात करता हूँ कि दुनिया जब नुकसान की बात करती है तो वो इंतहाई बारीक और माइन्यूट जो चीज़ें हैं उनको भी डिटेक्ट करते हैं। ज़ाहिर है वो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल है हमारे यहाँ नहीं उस तरह से कंसीडर की जाती। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने कहा वॉल्यूम्स हैं, जहाँ पे 60 या 70 केजी कंजम्पशन है और जहाँ पे 5 केजी कंजम्पशन है। ये दोनों में अगर 70 केजी आप कोई चीज़ ले रहे हैं उसमें नमक ज़्यादा है तो आपको नमक का इफ़ेक्ट ज़्यादा आएगा। अगर 5 केजी चीज़ ले रहे हैं तो उसमें जो साल्ट है, आटा ही है, उसमें नमक है, तो वो आप पे नमक का असर कम होता है। तो पाकिस्तान में एज सच अगर वो कुछ पोर्शन है जो बात कर रहे हैं, ये 0.001% होंगे जो इम्पोर्टेड हैं। लेकिन दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट हमारे मुल्क के लिए, और हमें एज ए नेशन ये सोचना चाहिए कि हम इतना महंगा गोश्त बाहर से, आपने जो बात की शायद पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो हमें बाहर से कोई भी मीट इम्पोर्ट या करने की, रैदर हमें, हमारे पाकिस्तान का मटन एक्सपोर्ट होता है गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, नहीं आप कह रहे हैं, तो हमें ज़रूरत भी नहीं है। और उसकी बहुत होता है ना वो पाकिस्तानी गाय के गोश्त में वो जायका ही नहीं है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान वो कंट्रीज़ है, डॉक्टर कैसर बंगाली ने एक स्टैटिस्टिक्स दिए थे कि जिसमें मिलियन एंड ट्रिलियंस हम वो कुत्ते और बिल्लियों के बिस्किट्स इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये तो एक अलग साइंस है, मतलब ये एक अलग बात है जो जिसका साइंस से या इससे रिलेशन नहीं है। तो सर पाकिस्तान में भी वो सब चीज़ें बनती हैं, वो बन सकती हैं। बेसिकली एक फैशन होता है किसी चीज़ का, ये एक तरह का फैशन है, अदरवाइज बिल्कुल ये आपकी ये फैशन है आपकी। आप कहते हैं कि इसका उस आपके हाँ जो फैट्स के परसेंटेज होते हैं ना कि वो क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, 6 है या 5 है, वो क्या बोलते हैं? मैं सादा लफ्ज़ों में आपको बता देता हूँ कि आपकी जो यहाँ पे जो हमारी है दुनिया, मार्बलिंग कहते हैं, सॉरी मुझे याद आ गया, मार्बलिंग मैं बता रहा हूँ। दुनिया सारी में 2 तरह की, जो हमारे यहाँ तो बीफ जो हैं वो वहाँ पे फार्म्स पे रेज नहीं की जाती, ना हमारे पास प्योर जो फैटनिंग ब्रीड्स हैं। हमारे यहाँ जानवर हैं, उनके मेल जानवरों को वो मैं डिटेल्स बताता हूँ, तो वो उसको गोश्त के लिए पाला जाता है। दुनिया सारी में जो कंसेप्ट है फैटनिंग ब्रीड्स में, एक हैं ग्रेन फेड और एक हैं जो वेजिटेबल ओरिजिन की बाकी जो ग्रास फेड एनिमल्स हैं, जो ग्रास वगैरह, ग्रासेस में, ओपन एरिया में ग्रासेस या ग्रासेस पे ऊपर जो गोश्त आता है, वो कहते हैं कि उसमें जो फैट कंटेंट आउटसाइड एब्डोमिनल या बाकी सबक्यूटेनियस फैट कम होती है, और उसकी जो है वो न्यूट्रिटिव वैल्यू कोलेस्ट्रॉल और बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी अच्छी नहीं होती। जो ग्रास फेड है या ओपन रेंज जिन जानवरों को चराया जाता है वो ज़्यादा हेल्दी हैं।
सो दैट्स द कंसेप्ट सेलिंग आउट देयर। आपके मुल्क में जितने एनिमल्स आते हैं मोस्ट ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम द जो गांव देहात से आ रहे होते हैं और वो ऐसे ही बाहर कहीं चल रहे होते हैं, वो ग्रेन फेड हैं ही नहीं। सो ये आप देखें कि अपनी नॉन पीटीए होते हैं, ये आपके ऑलरेडी जो एनिमल्स हैं जो आपके पास हैं, और इनकी अगर आप टेस्ट भी देखें इंटरनेशनली, अभी ये अफ्रीका का देख लें, गल्फ़ में जाके देख लें, पाकिस्तानी मीट की, बीफ की, इसलिए एक स्पेसिफिक डिमांड है कि हमारे जानवर स्टॉल फेड नहीं है। हमारा ऐसा नहीं कि जानवर जिस तरह फार्मिंग, हमारे पास ब्रायलर की फार्मिंग है तो हमारे फैटनिंग एनिमल्स की फार्मिंग इतनी नहीं है, ये लोगों ने रखे होते हैं और उनको उठाते साल के बाद, जब वो साल का जानवर हो जाए, 6 माह का हो जाए, उसकी फैटनिंग करके ईद के करीब 2-3 महीने के लिए वो। अच्छा, वो जो 2 साल का एक जानवर है, बैल है, वो 200 किलो का हो गया, 250 किलो का हो गया, तो ये सिर्फ क्या ग्रेन फीड से हो जाता है या कुछ और भी होता है? मतलब इतना वजन कैसे बढ़ जाता है इन जानवरों का, जो हमारे आमतौर पे बहुत ज़्यादा जिसको वो किया जाता है ना कि भाई ये बहुत भारी भरकम जानवर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। असल में ये पूरी एक जो ख़रीदार, जो इसके एनिमल्स के ख़रीदार हैं, जो फैटनिंग का काम करते हैं, वो करते ये हैं कि इसके 6 मंथ्स पे, 1 ईयर पे अब ये जानवरों का वो उठाते हैं इसको, फिर इसको चारा और चीज़ें खिला के इसको बड़ा करके फिर आपके पास मार्केट में जो जानवर आ रहे होते हैं, और मोस्ट ऑफ देम वो जो है अपने पास उसकी फैटनिंग करते हैं। फैटनिंग का प्रोसेस ये होता है कि उसको एक तो चारा वगैरह देते हैं और साथ कुछ ग्रेन्स, या ख़ास तौर पे अब जो पॉपुलर हैं वो कंसनट्रेट फार्मूलेशन, जिसको आप कहते हैं कि मुख्तलिफ फीड मिल्स जो हैं वो ऐसे स्पेसिफ़िक फार्मूले बनाती हैं जो कि फैटनिंग वाले जानवरों के लिए बेहतर हैं। और ख़ास तौर पे जो बुल्स हैं, इनकी साहिवाल के बुल्स हैं या हॉल्स्टीन के बुल तो कम, साहिवाल के पाकिस्तान में चोलिस्तानी के ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो उनकी फैटनिंग की जाती है, उनको फीडिंग की जाती है, वेट गेन करवाया, तो वो उनकी न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है और वो इतनी अच्छी होती है कि पहले जो था वो 200-300 ग्राम पर डे तकरीबन ग्रो करता था आम ग्रास फेड या इस तरह से, तो अब उसको आप 1 kg या 1.5 kg तक डेली बॉडी वेट गेन जानवर में हो सकता है। यानी आपका 100 डेज़ हैं तो 100 डेज़ में वो तकरीबन 150 kg उसका वज़न हो जाएगा। तो तकरीबन इतने ही 100 डेज़ या 200 डेज़ के लिए लोग रखते हैं, उसकी फैटनिंग करते हैं। ये अच्छी चीज़ है और बिल्कुल अच्छी चीज़ है कि उसको एक आप अच्छी सप्लीमेंटेड राशन देते हैं और उसको फार्मूलेटेड राशन देते हैं। जो अच्छी चीज़ नहीं है वो थोड़ी सी मैं आपको उसमें बता देता हूँ, वो ये है कि लोग उसमें नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसमें थोड़ा ये होता है और वो इतनी कॉमन नहीं है, बाय द वे दैट्स नॉट कॉमन, लेकिन वो ये है कि सर्टन हार्मोन्स भी यूज़ किए जाते हैं हेयर लाइफ स्टॉक के लिए। आपको पता है कि सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स हैं और डिफरेंट हार्मोन्स अवेलेबल हैं। तो फैटनिंग एनिमल्स के लिए तकरीबन आप यूँ समझ लें, बॉडी बिल्डर्स के लिए जो हार्मोन्स यूज़ किए जाते हैं उसी टाइप के या उससे मिलते जुलते कुछ हार्मोन्स हैं। मुझे सारी लिस्ट पता है बट मैं यहाँ पे पब्लिकली इसलिए कि ये आपका इस चैनल का तवज्जो पूरा पाकिस्तान सुनेगा और कल को सारे लगा रहे होंगे तो इसलिए मैं वो कंजम्पशन में के लिए तो नहीं, कंजम्पशन के लिए मैं उस पर भी आता हूँ। कंजम्पशन में जो हार्मोन्स के हवाले से वैसे साइंटिफिकली एथिकली समझा जाए, जो साइंटिफिक एथिक्स हैं उसमें ये अलाउड नहीं है, यानी जानवर को नहीं अलाउड नहीं। आपकी लेजिस्लेशन में भी, आपके कानून में भी है कि आपकी ये, अब पाकिस्तान में बहुत सारे हार्मोन्स बैंड हैं जो लाइफ स्टॉक के लिए यूज़ होते थे, वो अब बैंड, वजन बढ़ाने के लिए उनके ब्लैक में बिकते हैं, मिलते हैं या कोई लगाता है, तो उनको बहरहाल बैन है कि उससे नुकसान होता है। वो बैन इसलिए है कि इंटरनेशनल उसके ऊपर एक डिबेट है, कंसर्न्स हैं, और वो ये हैं कि उन हार्मोन्स से जो एनिमल्स की हेल्थ, अपनी पर्सनल हेल्थ है, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी इफ़ेक्ट होती है। यानी आप उसको एक्सेसिवली उसके सिस्टम्स को प्रेशर दे रहे हैं किसी ना किसी हवाले से, नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसलिए कि हार्मोन्स जो हैं वो एक आपको पता है कि हमारी, और दूसरी वजह ये है कि वो हार्मोन्स जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप लोग यूज़ करते हैं कि इंसानों को भी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से, कि जब आपको पता है प्रेगनेंसीज़ के या इवन पर्चुरेशन के जो ख़ास तौर पे, तो उसमें हार्मोन्स यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप पहले से कहीं ना कहीं से उनका कुछ हिस्सा ले रहे हो तो वो एक तरह से जब आप पे वो हार्मोन दोबारा, तो वो असर भी नहीं कर रहा होता। इसीलिए आपने देखा होगा, ये अक्सर सुना होगा, एक प्रॉब्लम जिसका शायद कम रिलेशन हो बट इट इज़ अ प्रॉब्लम, मिल्क में जो यूज़ होते हैं हार्मोन या मीट के लिए, या कहीं ना कहीं उसका असर अब हमारी कहीं ना कहीं आ रहा होगा।
कुकिंग से तो हार्मोन फारग हो जाता है, लेकिन चूंकि क्रॉस कोई ना कोई चीज़ ऐसी रह जाती है जिसकी वजह से उसके प्रीकर्सर्स या हार्मोन इफेक्ट, मुज़िर असरात जो है वो खाने वालों पे हो सकते आ रहे होते हैं। अच्छा, हमने ये बायोलॉजी की तो कुछ बात की, गाय की अगर हम एनाटॉमी की तरफ चलें, और उसमें राना साहब बहुत माहिर हैं कि फलाने जो हिस्से का गोश्त है उसकी लज्जत की ये अक़साम है और उसके ये फ़वाइद नुकसानात हैं, क्योंकि लोगों पर दिलचस्पी होती है थोड़ा लाइटर नोट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं थोड़ी सी ऐड करना चाह रहा था कि वो गाय की, एक तो हार्मोन्स की बात की आपने, सप्लीमेंट्स की बात की, एक जो ये हमें व्यापारी बताता है कि भाई मैंने तो बादाम खिला के इसको बड़ा किया है, मैं तो उसको दूध पिलाता रहा हूँ, मैं कोई कहता है मैं खोया खिलाता रहा हूँ, तो ये क्या वाकई ये जो फूड आइटम्स हैं कि अगर जानवर को कोई बहुत से जो शौक पालने वाले होते हैं वो दुम्बे बकरों को जलेबियां तक खिला रहे होते हैं, तो ये मतलब हमारे ये होता है कि कुर्बानी के जानवर को बिस्किट खिला रहा है, मतलब बल्कि वो जब बेच रहा होता है ना, वो कह रहा होता है ये 15 लाख का इसलिए कि इसको बादाम खिलाए। देखें, जानवर जो है सरदाई पिलाई इसको, आपका जो गाय भैंस बकरी और सारे जानवर हैं ये बेसिकली घास खाने वाला जानवर है। बेसिकली अल्लाह ताला ने उसकी फिजियोलॉजी, वेजिटेरियन है वो प्योर वेजिटेरियन है। मतलब आप उसको जैसे कुत्ता, शेर या बिल्ली जिनको हम कार्निवोर्स कहते हैं, वो गोश्त खाते हैं, और गाय जो है और भैंस जो है, ये जो है ये गाय भैंस जो है इनको हर्बीवोर्स हम कहते हैं, और हम ओमनीवोर्स हैं, यानी हम सब चीज़ें खा सकते हैं। यानी अल्लाह ताला ने बनावट बनाई है। उस पर मैं डिटेल में नहीं जाता कि इसकी चूँकि दांतों की साथ और अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम और सारा। ये अच्छा एक नुक्ता मुझे समझ आया कि हमारे बच्चे ना सब्जी नहीं खा रहे होते, तो उनको बताएंगे भाई तुम कार्निवोर नहीं हो, ओमनीवोर हो, दिखाओ खा के, वरना तो शेर और दूसरे वाले टाइप में निकल जाओगे। तो ये है कि ये जो घास के अलावा उसको किसी हद तक ग्रेन्स दिए जा सकते हैं, मकई या चावल है, अनाज वगैरह, अनाज की चीज़ें हैं, ये एक हद तक दी जा सकती हैं। अगर आप ज्यादा देंगे तो उनमें एक प्रॉब्लम आ जाता है। खाते भी शौक से अनाज, बहुत शौक से खाते हैं। आजकल बल्कि ये है कि वीट चूंकि गंदम सस्ती है तो लोग बहुत ज्यादा गंदम जैसे डाल रहे होते हैं गांव देहात में जो गंदम अवेलेबल है तो जानवरों को ज्यादा डाल देते हैं। अच्छा, लार्ज एनिमल को वैसे दिन में 25-30 किलो चाहिए होता है खाने की कोई चीज़, उसमें से 2 किलो आप 3 किलो तक भी आप गंदम या अजनास दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको 10 किलो जैसे दाने दे देंगे, गंदम है, मकई है या चावल है या अजनास में से या आटा है या रोटियां हैं जिसको आप कहते हैं स्टार्च, रोटी डाल देते हैं, तो इसकी स्टार्च आप जब इसको देंगे तो इसकी स्टार्च की वजह से एक लिमिट है, लिमिट के बाद इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको एसिडोसिस कहते हैं, और वो बड़ा सीवियर होता है, और उसकी अगर फौरी ट्रीटमेंट ना की जाए तो एनिमल्स की डेथ हो सकती है। खासतौर पे शीप में, गोट में खासतौर पे ये ज़्यादा मसला होता है। ये बात इसलिए भी ज़्यादा है कि आमतौर पे जो कुर्बानी के लिए बकरे आते हैं ना, तो वो लगते हैं बच्चों के हाथ, और वो फिर उनको वो कुछ खिलाते हैं जो खुद शौक से खाते हैं। मतलब वो उनको जो है वो कैंडीज भी खिलाने की कोशिश करते हैं, और वो मतलब स्नैक्स भी खिलाते हैं। मैं एतराफ़ कत्ल अगर करूँ आप लोगों के सामने, मेरे पास बचपन में एक तोता था जो बोलता था, उसको सिखाया और बड़ा अच्छा। मेरी वालदा सो गई, हमारे घर बनी चने की दाल, तो मैंने चने की दाल कटोरी में डाल के उसके आगे डाल दी, रख दी, और वो खा गया बेचारा, और वो खा के मर गया। तो मुझे जिंदगी भर अफसोस है कि वो बोलते हुए तोते को मैंने जुबान तोता नहीं मारा। बोलता था बेचारा। एक इसकी वजह ये भी होती है कि वो कहते हैं कि जैसे कुछ खिला रहे हैं ऐसा मक्खन या कोई, तो भाई गोश्त बढ़ जाएगा। लोगों की ये भी लॉजिक है 2 दिन में बहुत ज्यादा गोश्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की है। मैं आपको एक चीज दो यहाँ पे पॉइंट्स बड़े, जब जानवर कुर्बानी का लाते हैं तो एक तो ये बात जो आप कर रहे थे कि जी इसको बादाम खिला दें, इसको काजू खिला दें, अच्छा थोड़ा बहुत आप खिला सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 30 किलो देखें ना, उसकी कैपेसिटी है 30 kg की या 40 kg की, उसको रिक्वायरमेंट 40 kg बल्क उसकी चाहिए उसको, जिसमें से ड्राई मैटर हम कहते हैं, यानी अगर उसको ड्राई कर दें तो वो तकरीबन 15 से 20 kg। अब उसको 40 kg की कोई चीज़ खानी है, और उसका जो बैरल है, पेट है, उसकी कैपेसिटी लार्ज एनिमल की जो है वो 100 लीटर की है। पानी बाकी उसको पीना भी है, पानी भी बहुत ज़्यादा 50-60 लीटर उसकी रिक्वायरमेंट है। अब उसमें 4 बादाम या 2 काजू या इस तरह की चीज़ों की, ये सिर्फ एक वो टैक्टिक है, मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं। उसकी 4 बादाम तो जाके गुम हो जाते कोई वो मतलब वो नहीं है, ऊँट के मुंह में जीरा वाली मुहावरा है। तो अब आप चार मगज भी होता है ना। हाँ, तो ये सिर्फ वो कर रहे होते हैं कि जी, और इससे कोई खास ऐसा भी बड़ा बेनिफिट नहीं मिलता। अच्छा, फैट्स की फैट्स की आपने बात की है, चिकनाई इस जानवर के लिए इंतहाई नुकसानदेह है इन हायर क्वांटिटी। उसकी वजह ये है कि ये फाइबर
इसकी जो र्यूमन है इसमें माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होती है। बेसिकली इसका हजमे का जो सिस्टम है वो इसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से है। इसके ये र्यूमिनेंट्स हम कहते हैं। तो र्यूमिनेंट्स का जो डाइजेशन का सिस्टम है वो माइक्रोफ्लोरा पे डिपेंड करता है। तो इसको कुछ हद तक 1, 2, 3%, 4% तो आप फैट्स दे सकते हैं, यानी थोड़ा बहुत आप सरसों का तेल है या कोई चीज़ है उसकी खुराक में थोड़ा बहुत तो दे सकते हैं। एकदम आप 5 या 10 kg देते चले जाएंगे तो उसके जो माइक्रोब्स हैं वो फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे, और ये बड़ा डेंजरस काम है। ये कभी भी नहीं करना चाहिए कि बहुत एक्सेसिवली 3-3, 4-4 किलो और ये समझा जाए कि इससे इसकी चिकनाई बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। उसने मार्बलिंग अच्छी हो जाएगी, हाँ, वो ऐसा भी नहीं होता। वो उसकी सारे प्रोसेस अल्लाह ताला ने रखे हैं कि वो फाइबर से ये सब चीज़ें जनरेट करता है। और दूसरा ये कि कई लोग इसको अद्वियात या एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। एंटीबायोटिक्स से भी वो बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, इसके र्यूमन के जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाएंगे। तो कभी भी इसको एंटीबायोटिक्स भी मुंह से नहीं देनी चाहिए इस जानवर को। इसको हमेशा एंटीबायोटिक्स अगर बीमार हो जाते हैं तो इंजेक्टेबल्स हैं, इसको इंजेक्ट किए जाते हैं। आप डायरेक्ट किसी से मशवरा कर लें तो बेहतर है। इससे कबल हम इनकी वो टाइप्स और स्पीशीज पे आए, वो जरूर बताया ना कि भाई इस वक्त बकरा ईद के मौके पर लोगों को बहुत दिलचस्पी होती ना कि वो दस्ती का गोश्त क्या है और वो पर्दी का क्या, जो कसाईयों ने नाम रखे होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग। वो तो खैर जाहिर है वो कसाईयों की अपनी जाहिर नहीं है, ये आप बताएंगे तो जाहिर होगा पे भाई। वो देखें, वो असल में कसाईयों का अपना एक पूरा जो कसाब हजरात काम करते हैं तो उन्होंने गोश्त को उनके टेक्सचर के एतबार से और उनको तकसीम कर रखा है। मतलब पर्दी आमतौर पे जब खाल उतरने के बाद जो जिसने इंटेक्ट कर रखा होता है उसके पूरे, उसको पर्दी कहते हैं। और उसका आमतौर पर कीमा बहुत अच्छा होता है। पसलियों का गोश्त जो है वो से जो सीने का जोड़ है इसको आमतौर पर डकरी कहा जाता है, जिसके अंदर चिकनाई बड़ी सॉलिड, यहाँ आपने देखा होगा जो जोड़ होता है उसमें होती है, ठीक है। थोरैक्स पेरिटोनियम, ये हमारी लैंग्वेज। तो अब ये नाम तो जाहिर है कि हमारे तर्जुमा करना वो तो वो जाहिर है वो मुझे ज्यादा आसान लग रहा है तो आप बोल रहे हो। अच्छा, इसी तरह जैसे हम उसको कहते हैं कि अदले का गोश्त है, जो पिंडली है ना उसकी, या मछली भी जिसको कहा जाता है, वो है। पुट है यानी कि जो जाहिर है उसके कमर का गोश्त है। सलामी का गोश्त जो है वो आमतौर पे, सलामी का गोश्त दायरे है कि वो सिर्फ बैल में मिलेगा आपको, क्योंकि वो उसका जो कोहान है होता है और हमारे देसी बैल में जो कोहान होता है तो उसमें जो आप मार्बलिंग की बात करें तो उसकी मार्बलिंग बहुत अच्छी होती है, तो उसको सलामी का गोश्त कहा जाता है। कल्ले का गोश्त तो आपको पता ही कि वो पूरा सिरी वगैरह का जो गोश्त ये है, इसको हम कल्ले का गोश्त कहते हैं। गर्दन के नाम से मशहूर है और बहुत सी इसमें चीजें हैं। वो चीजें क्यों छुपा रहे हैं आप? ये इल्म जाहिर करते हैं आज अपना। नहीं, मेरे पास ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह है। और फिर जिस तरह, अच्छा, अगर जैसे एक इस्तेलाह और भी इस्तेमाल होती है कि जैसे पुलाव वगैरह में या बिरयानी वगैरह में आपको थोड़ा सा रगे वगैरह डलवाएं या चिकनाई डलवाएं तो उसको कहता है कि जिसमें रवास शामिल होनी चाहिए। तो या कई मरतबा कीमा बनवाने भी जाते हैं तो उसको कहते हैं कि अभी रवास वाला गोश्त चाहिए। तो जब देख रहे हैं कि मुसलमानों पे जो चीज़ हलाल हुई है तो हमने उसका क्या किया है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, ये बड़े मजेदार चीजें होती हैं, लेकिन ये जो हमारे लोग आते हैं वाते अंतड़ियाँ पता नहीं क्या क्या बना के खा रहे हैं के हवाले से क्या है, मतलब बटे हो गए या जो इसके मतलब क्यों खाते हैं और अगर खाते तो क्या होता है इनके साथ? असल में एक तो कुछ भी नहीं छोड़ रहे ना उसके अंदर। कुछ चीजें तो एक है कि मना है, मकरू हैं, या वो एक रिलीजियस एस्पेक्ट है, शायद मेरा नॉलेज नहीं है उस बारे में, और उस पे आप शायद बेहतर समझते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन जो बाकी ऑर्गन मीट है, तो जो ऑर्गन मीट होता है यूजुअली जैसे जिगर का है, तो आप अगर आप कह लें कि सबसे ज़्यादा विटामिन्स किसी चीज़ में हो सकते हैं, बल्कि हम जब न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तो हमें अगर याद ना हो कि विटामिन की सप्लीमेंट कौन सी चीज़ है तो हम उसमें लीवर लिख देते हैं, कलेजी, तो मतलब उसमें हर चीज़ होगी। कलेजी के अंदर तकरीबन सारे विटामिन्स हैं। इसी तरह मिनरल्स का अच्छा सोर्स है। तो ये जो ऑर्गन मीट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो और मिनरल का अच्छी सोर्स है, विटामिन्स का बहुत अच्छा सोर्स है, जैसे लीवर है। तो जो मिनरल वाला बिल पास हुआ तो उस पर लागू होगा ये? तो अब ये जो डाइटरी न्यूट्रिशनल मिनरल की बात कर रहा हूँ, तो अब वो जो दूसरे वाला मिनरल है वो तो कहीं जो तांबा कहीं से निकल के एक्सपोर्ट हो रहा होगा वो अलग बात है। तो अब ये जो डाइटरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें आपको, अच्छा फिर ये ऑर्गेनिक मिनरल्स की मैं बात कर रहा हूँ कि देखें आयरन आप वैसे सप्लीमेंट लेते रहे 99% वो बाहर निकल जाता है, लेकिन गोश्त में जो आयरन है वो more than 95% आपकी बॉडी का हिस्सा बनता है। अच्छा, एक चीज़ जिंक के सप्लीमेंट वगैरह आपने देखे, जिंक का सबसे अच्छा सोर्स ये गोश्त है।
चाहे वो बॉडी के किसी भी पार्ट का। और ये जो इसका रेड कलर है वो होता ही इसकी मायोग्लोबिन की वजह से है। जैसे हीमोग्लोबिन का तो नाम सुना हुआ है। जी। तो जब वो जो उसके जो कलर आता है ना गोश्त में, उसको मायोग्लोबिन कहते हैं। सीबीसी के टेस्ट में सबसे ये दैट इज द बेस्ट सोर्स फॉर हीमोग्लोबिन। अगर आपने हीमोग्लोबिन ऊपर करनी है, अगर आपने अपने सेहत के लिए करना है, और जिंक है, सिलीनियम है, और ऑर्गेनिक मिनरल्स का सोर्स है। तो गोश्त जो है वो विटामिन्स का सोर्स है, अमाइनो एसिड्स का सोर्स है, प्रोटीन का सोर्स है। तो वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो तो आपने अच्छी वाली बात बताई ना, ये जो उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं ना। मैं इसमें एक और चीज समझ, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी तो इशू, क्योंकि जो गुर्दे हैं, कलेजी है, तिल्ली है, नरखरे तक का गोश्त, वैसे वो बोटी बड़ी अच्छी होती है, नरखरा, ये नरखोटा भी कहते हैं इसको, जो पूरी उसकी क्या कहलाता है, वो जो गिजा की नाली है वो तक भी खाई जाती है। उसकी एसोफेगस और फेरिंक्स वगैरह खाए जाते हैं। तो लेरिंग्स है, फेरिंग्स है, कुछ छोड़ क्यों नहीं रहे हम इसमें। असल में देखें, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि उनको अवॉइड करना मुनासिब है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का, अंतड़ियाँ या उनके बाकी सारे वक्त के बहुत साफ़ हों और फिर उसको कोई यूज़ करे, और सब कुछ है। हर आदमी की अपनी तबीयत है, मिजाज है, और इलाका, हर इलाके के लिहाज से कुछ चीज़ें नहीं खाई जाती। कुछ इलाकों में फेफड़े नहीं खाए जाते, कुछ इलाकों में कपूरे नहीं खाए जाते, कुछ इलाकों में जो है वो गुर्दे नहीं खाए जाते, कुछ इलाकों में कुछ ऑर्गन्स खाए जाते हैं। और कुछ आमतौर पे दोनों मिलते भी नहीं है। नहीं, जानवर के मिल जाते हैं, जानवर के मिल जाते हैं, बंदों के नहीं मिलते होंगे। तो अब ये जो आप बात कर रहे थे इसकी फैट्स की, तो और कोलेस्ट्रॉल की, टू बी ऑनेस्ट, के जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है फॉर कोलेस्ट्रॉल आफ्टर 220, अमेरिकन कार्डियक काउंसिल ने ये उसके वो थी फाइंडिंग्स थी 2020-21 के रिसर्च पेपर अवेलेबल हैं कि कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट एज नोटोरियस एज इट वाज इन प्रीवियस हिस्ट्री। कोलेस्ट्रॉल जो है आपकी बॉडी गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल वाली बहस करेंगे। उसके बाद भी दूसरी जो सबसे बड़ी फाइंडिंग थी वो ये थी कि आपका लिवर जो है वो 70 to 80% कोलेस्ट्रॉल बनाता है। आप क्या खा रहे हैं वो एक साइड पे, आपका लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाना उसने इसलिए है कि कोलेस्ट्रॉल जो है बेचारा बदनाम है। वैसे तो आपको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो हैं, HDL कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं, वो आपकी बॉडी की रगों की रवानगी और उनके ब्लड प्रेशर और आपकी बॉडी, आपके दिल के अच्छे फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। जो कोलेस्ट्रॉल है, अगर आप में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो आपके 3 या 4 बड़े आपकी बॉडी में आपके हार्मोन्स नहीं बनेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपके स्टीरॉइड्स है, टेस्टोस्टेरोन है, ज़ाहिर है बड़ा, और मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसका प्रीकर्सर है कोलेस्ट्रॉल। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो आप विटामिन डी नहीं बना सकते। वो धूप में बैठे रहने से विटामिन डी नहीं बनता, कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है विटामिन डी में अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। आपको अल्ट्रावायलेट जो हैं और आपकी धूप या सनलाइट है वो कन्वर्ट करती है आपकी स्किन के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल है, इसको कन्वर्ट करती है विटामिन डी में। सो ये आपकी बॉडी का इंतहाई एसेंशियल आपका पार्ट है। दैट्स वाई आपका लिवर जो है वो 70% कोलेस्ट्रॉल बना रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मिल गया तो अब आप जो कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ ये बीफ है वो खाना ही शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। और धूप में बैठ वो आप अपनी लिमिट्स में रहें, उस चीज़ को उतना इस्तेमाल करना चाहिए जितनी एतदाल, हमारा म्याना रवि जो है वो बहुत ज़रूरी है। साल में कुछ खा लेने से थोड़ा बहुत ये फ़र्क उस तरह नहीं पड़ता। ज़्यादा फ़र्क तो उस तेल से पड़ता है जिस पे शायद कभी हम दोबारा बात कर सकें कि पाकिस्तान में जो पर कैपिटा कंजम्पशन आपकी 26 kg वो एडिबल ऑयल की और दूसरी आपकी ट्राइग्लिसराइड्स की है, वो बड़ा सोर्स है। स्टार्च एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो ये तो आप खाई 6 से 8 किलो बीफ पूरे साल में, उसमें से कोलेस्ट्रॉल क्या, और फिर ईद वाले दिनों में, तो एतदाल से अगर यूज़ करें तो। ये कुछ पूछना चाह रहे हैं जानवर साहब? अच्छा, अगर हम बात करें जानवरों की हेल्थ की, अब जैसे लोग लाते हैं जानवर, अब इसमें कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं, तो आप ये बताएं कि वो कॉमन बीमारियां कौन सी हैं? क्योंकि वही वाली बात जैसे आपने कहा कि माहौल चेंज होता है तो अब जानवर नहीं खा रहा, तो अब उसको लोग जो है ना ये समझते हैं कि भाई ये बीमार है। तो वो बीमारियां कौन सी हैं, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, और उनके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं? जानवरों में देखें, एक तो जब ख़रीदारी करते हैं तो उसकी हेल्दी एनिमल्स की कुछ अलामात, जो नॉर्मल अलामात सब लोगों को मालूम है, उसकी आंखें देखी जाती हैं, उसकी बॉडी की स्किन देखी जाती है, उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं उसमें है। यूरिनेशन अगर एनिमल कर रहा है तो वो ठीक एनिमल होता है, यानी अगर यूरिनेशन नहीं कर रहा तो वो किसी प्रॉब्लम में है।
बुखार है उसको या क्या, ये तो ख़रीदारी के टाइम पे है। एनिमल्स में जो डिजीज़ होती हैं अगर आपने रखने हैं लंबे अरसे तक तो फिर आपको वैक्सीन्स करनी पड़ती हैं, और हमारे यहाँ जो सबसे बड़े वैक्सीन जो ज़रूरी की जाती हैं वो FMD की हैं, फुट एंड माउथ डिजीज़ की। और अब पिछले कोई 2-3 सालों से लंपी स्किन आपने सुना होगा, तो ये बहुत इशू था और पिछले सालों में बहुत ज़्यादा था। अब उसकी वैक्सीन आ गई है और अब आप देखेंगे कि जानवरों में वो अलामात उस तरह नहीं होती, नहीं आएंगी इंशाल्लाह ताला। अभी जो जानवर आ रहे हैं, खुद मैंने भी मतलब बहुत सारे एनिमल्स ट्रांसपोर्टेशन में कहीं देखे हैं, तो वो माशाल्लाह साफ़ सुथरे जानवर आ रहे हैं। लंपी स्किन से ही होता है, उसकी स्किन के नीचे वो आ जाती है और गोश्त में बज़ाहिर वो जो फिर उसका नोड्यूल से बन जाते हैं, तो वो गोश्त उसका उतना देखने में अच्छा नहीं लग रहा होता, वो किस हद तक अंदर उसके इफेक्ट करता है। लेकिन अभी वैक्सीन्स हैं, पाकिस्तान ने इसको बड़ा अच्छा एक्शन किया है। हमारे यहाँ सरकारी काम कम ही अच्छे होते हैं, मगर ये काम बड़ा अच्छा हुआ है। जो लास्ट ईयर इन्होंने वैक्सीन्स इंपोर्ट कर ली थी, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशली इन्होंने बड़ा जल्दी इस पर काबू पाया है। ये कोई 3-4 महीने बहुत ज़्यादा सीवियर इशू था। तो इसके अलावा जो जानवर आप लेके आते हैं, उस जानवर की खाने में एहतियात, पानी उसको साफ दें, और उसकी जो नॉर्मल अगर बीमारियां हैं तो यू मस्ट कॉन्टेक्ट टू द वेटनेरियंस, जो क्वालिफाइड वेटनेरियंस हैं उनको। जैसे मैंने आपको बताया कि कई लोग उसको पैरास्टामोल खिलाना शुरू कर देते हैं, और कई लोग इसको कहते हैं मैं फ्लैजल खा रहा हूँ, इसको भी फ्लैजल खिला दो। तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बाज़ औक़ात कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स हैं जिससे टॉक्सिसिटी हो जाती है एनिमल्स में, और कुछ ऐसे हैं जिनसे अफारा या गैस ब्लोट हो जाती है, जानवर डेथ कर सकता है, मर जाता है। अच्छा, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये था, मैंने एक दफ़ा देखा है ये, तो मुझे वो बड़ा अफसोस हुआ था वो मंजर देख के, कि वो एक हामला प्रेग्नेंट गाय को ज़िबा कर दिया और फिर उसका ज़ाहिर है कि मुर्दार बच्चा निकल के आया। तो प्रिकॉशन वाली बात कर रहे हैं जाज़िब, अगर आप हमें ये भी बताएं कि जब जानवर ख़रीद रहे हो तो हाउ टू मेक श्योर कि ये वाला मसला ना हो कि वो जो गाय है वो प्रेग्नेंट ना हो, कैसे पता चलता है? बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि इसके लिए जो एक्सपर्ट हमारे लोग होते हैं, लाइफ स्टॉक के एक्सपर्ट्स हैं, उसमें भी कोई गायनेकोलॉजिस्ट होता है वेटनेरियंस में, मीन्स के उनमें भी एक्सपर्ट कोई है। और फिर उसके बाद जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए प्रेगनेंसीज़ को, वो भी कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो ये आसानी से तो नहीं पता चलता। हाँ, लास्ट ट्राइमेस्टर जिसको हम कहते हैं, आखिरी 1-2 महीने 3 महीने रह रहे हूँ, तो उससे पता चल जाता है, उसके थनों से या उसकी जो अडर है उससे अंदाज़ा हो जाता है, या बाकी कुछ अलामात से अंदाज़ा हो सकता है, वो भी किसी एक्सपर्ट को, जो लाइफ स्टॉक का एक्सपर्ट है या जो लोग, तो नॉर्मली नहीं पता चलता। लेकिन एहतियात की जानी चाहिए। और जो लोग बेचने वाले हैं वो अल्लाह माफ़ करे, जब वो 2 दांत और 4 दांत में दगा कर सकते हैं तो वो इसमें क्यों नहीं करेंगे? वो दगा कैसे करते हैं वो भी बताएं देखने वालों को, क्या तरीका क्या होता है धोखा देने का? किस चीज़ में? ये दांतों का जो मसला होता है कि खीरा है या नहीं है, हाँ, बेसिकली होता ये है कि जब जानवर के इसके जो जानवर बड़ा जानवर है, उसके दांत जब वो होते हैं तो वो आप उसको देखें कि वो हिल रहे होते हैं, तो अगर वो हिल रहे हो इसका मतलब एक दफ़ा गिरेंगे फिर आएंगे। सही, वो दूध के दांत एक तरीके से उसके वो चल रहे होते हैं, तो वो गिरने के बाद प्रोमिनेंट आते हैं। तो क्या वो नकली लगा देते हैं? पैड नहीं, कुदरती तौर पे जैसे हमारे बच्चों में दांत गिरते हैं फिर थोड़ा नहीं, आप बता रहे हैं लोग धोखा देते हैं बेचने वाले, तो वो क्या करते हैं, धोखा कैसे देते हैं? हमें धोखा झूठ बोलते हैं अक्सर, लोगों को तो इतना वो नहीं है। जो लोग समझदार हैं वो चेक कर लेते हैं, मतलब आप देखें उसके जो डेंटल, चूँकि जानवरों के अपर नहीं होते इसके दांत, नीचे ही होते हैं, तो नीचे में फर्स्ट जो निकलता है प्री मोलर, तो उससे डिटेक्ट कर सकते हैं। बल्कि आम मंडियों में जो लोग होते हैं ना वो एक्सपर्ट होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आपने एक चीज जो हेल्थ वाली थी उसमें दवाओं वगैरह का तो आपने कहा, लेकिन एक हमारे और होता है कि जैसे अगर उसको अफारा हो रहा है या उसको बदहजमी हो रही है तो उसको नमक चटा दिया, उसको जनाब गुड़ खिला दिया, उसको कई मरतबा लोग ये डिटेक्ट करते हैं कि अगर चारा नहीं खा रहा तो मुंह में कांटे होंगे, उस पर नमक मल दिया या सरसों का तेल मल दिया। मैंने जो है वो कई लोगों को उसको सोडा वगैरह की जो बोतलें वो तक पिलाते देखा कि इसको बदहजमी होगी तो उसको कोई सोडा की बोतल पिलाते हैं। तो ये जो टोटके हैं इसके बारे में भी तो कुछ कहिए कि ये मैं यही कहूँगा, क्योंकि गांव देहात में तो सालों से हम देखते आ रहे हैं कि वो नमक वगैरह तो इस्तेमाल करते हैं, बल्कि कई जगह तो खुरलियों में रखा हुआ भी होता है नमक। देखें, ये जो चीज़ें हैं ना जो कम मिकदार में हमारे आम हम घरों में भी कर सकते हैं, जैसे सौंफ है, अजवाइन है और नमक है, बल्कि काला नमक इसमें बड़ा इफेक्टिव डाइजेस्टिव उसके लिए सिस्टम के लिए बड़ा अच्छा है। तो एक लिमिट्स तक तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन वेयर कम्स द मेडिकेशन में उसको कहता हूँ कि बाज़ लोग इसमें मतलब नौशादर डाल दी, तो इस तरह की चीज़, इससे एहतियात करनी चाहिए जहाँ पे थोड़ी सी टॉक्सिसिटी के मसाइल आ सकते हैं। दूसरा ये कि ओवरडोज किसी चीज़ को ना करें।
हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इसकी र्यूमन की पीएच बढ़ जाती है और उससे वो अमोनिया और फिर यूरिया टॉक्सिसिटी होती है। तो जानवर की बहुत शदीद टॉक्सिसिटी उसमें हो सकती है। बाकी जो नमक है, सोडा है या बाज़-औक़ात इस तरह की चीज़ें थोड़ी बहुत उसकी डाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ये जो अचार और लीमू या सिट्रस जो चीज़ें हैं, ये इससे अवॉइड करें। ये जानवर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हमारी चूँकि मोनोगैस्ट्रिक हैं, सिंगल स्टोमिक हैं, हमारे लिए ये चीज़ें एपेटाइजिंग हैं, डाइजेशन में इम्प्रूव करती हैं। वहाँ जानवर का ख़राब करेंगी काम, चूँकि उसकी मैदे की पीएच जो है वो ऊपर चाहिए, उसके र्यूमन की पीएच ऊपर चाहिए, तो वो जो एसिडिक चीज़ें हैं वो इस्तेमाल ना करें। अच्छा, अगर अब हम उनकी नस्लों की तरफ आएंगे, मुझे तो इतना पता है। मेरा ये सवाल और था कि ये जैसे हमारे यहाँ ये कहेगी गली मोहल्ले के जो हकीम होते हैं, कहते हैं चले बीमार हैं, लेकिन वो कौन सी बीमारी हैं कि जिसमें वो कहते हैं मीट है आप कंज्यूम कर सकते हैं, तो कोई ऐसी कौन सी बीमारी जिसमें आप ये बोलें कि भाई मीट भी आप कंजम्पशन वाला नहीं रहता? बिल्कुल, अल्लाह ताला बचाए। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें उसका गोश्त काबिल इस्तेमाल नहीं रहता, बल्कि इंतहाई डेंजरस है। उसमें एक प्रॉब्लम है, फिर मैं कहता हूँ कि रेयर प्रॉब्लम है, बट एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स के एनिमल्स जो हैं वो अगर उस वजह से अल्लाह माफ़ करे, लेकिन वो अगर ऐसा हो तो मंडियों की मंडियाँ उड़ जाएंगी, उसमें सडन डेथ होती है टेम्परेचर बढ़ने के बाद, और वो तो फिर अल्लाह माफ़ करे, मतलब फिर कुछ बचता ही नहीं है। कोई ऐसे सिम्टम्स दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ, आप कह लें वो न्यूक्लियर हो जाता है, जैसे फिशन। तो वो इस तरीके से उसका फैलाव होता है। उसका गोश्त जो है दैट इज़ बहुत ज़्यादा डेंजर। जो गाय का कैंसर हो गया है, और रिंडर पेस्ट है, पाकिस्तान में नहीं, यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ ऐसे एक प्रॉब्लम आती है रिंडर पेस्ट की। इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ, FMD है, फुट एंड माउथ डिजीज़ है, और उसमें हमारे यहाँ भी होती है मुँह खुर की। उसमें ये ख़ास एहतियात करें, मतलब मैं पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात नहीं कर रहा, मैं कभी भी पाए वगैरह नहीं यूज़ करता, लेकिन उसमें वैसे भी एहतियात करनी चाहिए कि पाए और ये जो चीज़ें ना यूज़ की जाए, चूँकि उसमें FMD फुट एंड माउथ डिजीज़ में वो उसके सारे जो फुट हैं वो उससे बुरे तरीके से पीप और उससे भरे होते हैं। तो सो अवॉइड इफ़, ये तो कुर्बानी की जानवरों में तो ऐसा नहीं होगा ना, वो आपने 4 दिन लिए और उसके बाद आपने उसको बेच देना है। लेकिन अगर आपको कभी दूसरी भी कभी गोश्त यूज़ करना पड़े तो उसमें ये FMD से अफेक्टेड जानवर का गोश्त बहरहाल वो अफेक्ट होगा। और कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें यकीनन उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, साल्मोनेलोसिस का भी समटाइम्स इशू होता है। लेकिन जो बड़ा जानवर है, इसका अल्लाह ताला ने फ़िल्ट्रेशन का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त रखा है कि आपके पास जो गोश्त अमूमन पहुंच रहा होता है, सेहतमंद जानवर का पहुंचता हो, तो उसको आप इस्तेमाल अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं उस सवाल की तरफ जो हमने पहले से रखा हुआ है, जो पहले करना पूछ नहीं पा रहे हैं बार-बार। सबसे पहले पूछना। देखिए, मैं तो इतना ही सुना है कि ये कट्टा है, ये बैल है, ये गाय है, ये भैंस है। पहले तो मुझे ये भी बता दें ये क्या चीज़ें होती हैं, और फिर उसके बाद मुश्किल वाले पार्ट में हम चले आएंगे। भाई मुझे नहीं पता, भाई मैं तो शहर का आदमी हूँ ना। ऐसे ही है बिल्कुल। इसमें देखें, हमारे मुल्क में जो जानवर किए जाते हैं, उसमें मैं आपको पहले थोड़ी सी बता देता हूँ। पाकिस्तान में तकरीबन कोई 8 मिलियन 9 मिलियन जानवर ज़िबा होते हैं। उसमें से तकरीबन 3 मिलियन जो है वो गाय बैल वगैरह, और तकरीबन 3.5 मिलियन तक बकरी भेड़ वगैरह, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा बकरी है, भेड़ों का हिस्सा कम है। और तकरीबन कोई पाकिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा ऊँट ज़िबा नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ गाय ज़िबा होती है या बैल, और दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ बकरी या बकरा। अच्छा, गाय और बैल मेल फीमेल का सीन है, और कुछ और भी फर्क है? बहन भाई भी हो सकते हैं। तो नहीं, मेल फीमेल तो फिर भी होंगे ना, वो मेल फीमेल तो होंगे, तो मियाँ बीवी नहीं कह रहा। तो अब आप भी जो हमारे यहाँ कैटल में हमारे पास हम्प्ड कैटल, जिसको कोहान वाली है, इसको कहते हैं बॉस इंडिकस, ये बड़े सगीर में बड़ी पसंद की जाती है। हम लोग उसको पसंद करते हैं। इसकी अलामत ये होती है कि एक तो इसकी कोहान होती है ऊपर, और दूसरा इसकी ड्यू लैप यानी जो नीचे ऐसे झालर होती है, वो काफ़ी बड़ी होती है। तो हमारे जो आप पुराने देखें ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उसकी पिक्चर्स में भी बॉस इंडिकस है, यानी वो जिसकी कोहान है और जो उसकी बहुत बड़ी झालर है। ट्रेडिशनली हम इसको लाइक करते हैं। जो स्किन जो लटकती है आगे, वो जानवर चलता है तो वो ज़्यादा उसको वो झालर खासतौर पे मेल में ज़्यादा होती है।
तो ये जानवर पसंद किया जाता है। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो जानवर ज़्यादा पसंद किए जाते हैं कुर्बानी के लिए वो चोलिस्तानी ब्रीड है। और चोलिस्तानी उसके बहुत करीब है उस इमेज के। और उस बाकी भी जैसे आपकी पाकिस्तान की साहिवाल का मेल है, साहिवाल कैटल है, उसका मेल है। इसी तरह धन्नी या चिट्टा बरगा उसको कहते हैं, धन्नी ब्रीड बहुत, वो भी है। एक यहाँ पे सिंध में एक आपने देखा होगा बहुत बड़े सींगों वाले, ये इंडियन राजस्थान से कंकरज ब्रीड आई है हमारे पास। तो कम है लेकिन ये भी कुर्बानी के लिए करते हैं। लेकिन ज़्यादा हमारे यहाँ चोलिस्तानी है, रेड सिंधी का मेल है, रेड सिंधी यहाँ की ब्रीड है, सुर्ख रंग जो होता है उसकी। और साहिवाल का मेल सबसे ज़्यादा पंजाब में साहिवाल का मेल पसंद किया जाता है, या वहाँ पे धनी ब्रीड ज़्यादा की जाती है। दाजल भी है, ब्राह्मण भी है, तो काफ़ी सारी ब्राह्मण, हाँ बिल्कुल ब्रीड का भी नाम। तो अब अच्छा, इसमें अक्सर एक चीज और एक जो हमारा बलूचिस्तान का जो पूरी एक रेंज है बागनाड़ी की, उसका बैल भी तो बहुत, वो तो बहुत लंबा चौड़ा, बिल्कुल बागनाड़ी कैटल भी है। बेसिकली जो लाइव बॉडी वेट्स है ना, वो सबसे ज़्यादा हमारी ब्रीड्स में लाइव बॉडी वेट्स में हमारे पास साहिवाल की ही हैं या फिर चोलिस्तानी है। बागनाड़ी भी मीडियम उसमें आता है। बेसिकली हमारे पास जिसको कहते हैं ना मीट ब्रीड नहीं है ये सारी, ये गोश्त देने वाली नहीं, ये दूध देने वाली नस्लें हैं। उनके मेल को हम यूज़ कर लेते हैं या फीमेल को भी हम गोश्त के तौर पे। ये दुनिया में जो गोश्त की ब्रीड्स हैं, आप हैरान होंगे कि बेल्जियन वो एक ब्रीड है बेल्जियम की, तो उसके बुल जो है वो हमारे यहाँ जो 4 साल में जाके होता है वो साल में इतना बड़ा हो जाता है। उसकी बॉडी बहुत जल्दी बड़ी होती है। और फैटनिंग के लिए पूरी दुनिया में जानवर मुख्तलिफ इलाकों में यूज़ होते हैं। और हमारे यहाँ जो इसकी ब्रीड्स हैं, ये पाकिस्तान में एक तो ये लोकल ब्रीड्स हैं, दूसरी वो हम्प लेस कैटल जिसकी हम्प छोटी होती है, जैसे हॉल्स्टीन फ्रीजियन पाकिस्तान में कैटल आई है और या फिर उसकी क्रॉसिंग हुई है लोकल के साथ, तो उसके ऊपर हम्प नहीं होती और उसके मेल जानवर भी आते हैं। लेकिन चूंकि अब तक फार्म्स पे ज़्यादा है, वो पब्लिक में आपको कम मिलेगा और पब्लिक इतना पसंद भी शायद उसको नहीं करते। टेबल जैसी कमर होती है ना उसकी। लेकिन उसका बुल तकरीबन 1 टन से भी ऊपर वजन चला जाता है। उसका जो बुल है उसका सबसे मैक्सिमम वेट है, चूँकि वो ब्रीड बहुत बड़ी है। बट हमारे यहाँ शायद उस तरीके से उसको अभी तक मंडियों में वो नहीं मिलती, वो कम मिलेंगे। वो इमेज का भी देखना डॉक्टर साहब, इमेज का भी वो देखें, उसकी खोपड़ी छोटी होती है, उसके सींग वैसे नहीं होते, कमर बिल्कुल सपाट होती है। अब हमें वो जरा उसमें, क्योंकि जो हमारा देसी है उसका कमर भी कर्व होती है, नीचे झालर होता है और पाए थोड़े छोटे। वो लाइकिंग है ना हमारी। हमारे यहाँ मतलब माशाल्लाह ये है कि जो कहते हैं उसका नाक है क्या जबरदस्त। और चाइना में ये है कि जिसका होगा वो बोलेंगे ये देखो इसका तो नाक है इतना खतरनाक। तो वो अब वहाँ पे लाइक नहीं किया जाता, नाक है तो खतरनाक है। तो अब हमारे यहाँ तो वो लाइक किया जाता है, हमारे यहाँ पसंद करते हैं लोग। अच्छा, बकरे में सुपरस्टार कौन है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ जैसे गुलाबी है, अच्छा, बीतल हमारे है। यहाँ जो बकरे हैं, गोट, इसकी हिस्ट्री कहते हैं कितने 1000 BC ज़ाहिर है। पहले जो डोमेस्टिकेट जो एनिमल्स हुए उनमें बकरा या ये कबल मसीह कितने से, ये 3 जो दुनिया की तहजीबें हैं, एक इंडस सिविलाइजेशन है, एक यूफ्रेट्स की, दजला की, फिर नील की। तो ये इसमें कदीम अरसे से आए हैं। हमारे यहाँ भी मुख्तलिफ ब्रीड्स या तो बाहर से आई हैं या फिर हमारी अपनी बकरों की ब्रीड्स। पाकिस्तान में कुर्बानी के लिए जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो वही है, बीतल की ब्रीड है। बीतल जो जिसका दूध भी अच्छा समझा जाता है और उसकी बड़ी ब्रीड है, बड़ा जानवर है। और टेडी गोट्स हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे टेडी गोट्स। डेरा दीनपना या DDP एक ब्रीड है। यहाँ सिंध में कामोरी बकरी का बड़ा पसंद, उसको लंबी पिंक वो भी कहते हैं, पिंक वो है गुलाबी बकरी या गुलाबी बकरे, वो बड़ा प्राइस ज़्यादा बिकती है, खूबसूरत भी बहुत। तो वो खूबसूरती पे यहाँ तो मतलब लोग अपनी लाइकिंग करते हैं। अच्छा, कोई ऐसी रिसर्च है कि एक तो हमने जाहिरी बातें कर ली ना कि मीट कंजम्पशन पे आऊँ, तो कोई ऐसी रिसर्च पूछेंगे जानवर के नहीं मतलब अभी ब्रीड रह गई है भाई। अच्छा, रह गई नहीं, मतलब मैंने उसके बाद आप जवाब दे। काफ़ी सारी हैं, जैसे नाची एक ब्रीड है, वो डांस करने वाली, चलती भी ऐसे है, उसकी चाल भी ऐसी, उसका नाम भी नाची है। तो वो भी हमारे जहाँ तेरे नक्शे कदम देखते हैं, खयाबा इरम देखते हैं। नहीं तो मीट कंजम्पशन के हिसाब से कोई ऐसी रिसर्च है कि इनमें से सबसे न्यूट्रिशियस गोश्त किसका हुआ ये वाली? अच्छा, मीट कंजम्पशन जो है ना, मीट कंजम्पशन इस चीज़ पे करती है कि आपके जो एरिया वाइज हैबिट्स हैं। मैं आपको उसकी थोड़ी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ अब शीप की बात कर रहे थे ना, तो शीप जो आपकी मैदानी इलाके की है वो फैट टेल या उसके पीछे वो नहीं, दुम्बा या चक्की वाला बड़े फैट टेल नहीं है, बल्कि थिन टेल है, वो पसंद की जाती है।
जो पहाड़ी इलाके हैं हमारे, और ख़ास तौर पे ये आप देखें सख्त सर्द इलाके बलूचिस्तान के, तो वहाँ खाया ही वो जाता है, बल्कि उसी फैट के अंदर पकाया जाता है। दुम्बा, आप दुम्बे को उसी के अंदर पकाते हैं, इसलिए कि वहाँ पे टेम्परेचर -10 चल रहा है, उसके अंदर टेम्परेचर -10 चल रहा है। सो उनकी ईटिंग हैबिट वैसे बनी है। आपकी जो है सब यहाँ पे 45-46 डिग्री चल रहा है, तो आपकी फिर ईटिंग हैबिट उस हिसाब से डेवलप हुई है। तो अच्छा या बुरा नहीं होता, लेकिन यूँ कह सकते हैं आपकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो आपकी एरिया के हवाले से सबसे पहले, और आपकी हेल्दी पैटर्न के हवाले से हैं कि आप उसको कैसे लेते कैसे हैं। क्योंकि मैं चाह नहीं चाहता कि हम दुम्बे तक पहुँचे, क्योंकि दुम्बे के बारे में मेरी एक थ्योरी है कि पाकिस्तान में हमसे बहुत झूठ बोले गए हैं तारीख़ी तौर पर। उसमें ये भी है कि हमारा गोश्त अच्छा होता है, क्योंकि आप सेंट्रल एशिया में अगर दुम्बे खाएं, उनके सेहतमंद दुम्बे, और वो कुछ भी नहीं करते, नमक लगा देते हैं हल्का सा, उसको मतलब फ्राई कर दिया, बारबेक्यू कर दिया, तो पूरे पाकिस्तान में उतना लजीज दुम्बा मेरा नहीं ख्याल के मौजूद है जितने आज़रबाईजान में आपको वहाँ मिलेंगे। असल में पकाने के तरीक़ों पे भी डिपेंड करता है, और मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में भी, मैं पर्सनली मुल्क में चारों सूबों और हर जगह ट्रैवल किया है, तो सबसे लजीज और मज़ेदार गोश्त मुझे पश्तून बेल्ट में मिला है। वो जिस तरीके से पकाते हैं वो वैसे आप बाकी मुल्क में देखेंगे, मतलब एक तो अच्छे तरीके से पकाते हैं, अच्छा गला हुआ गोश्त होता है, एक तो अच्छे तरीके से गला हुआ गोश्त होता है, और दूसरा ये कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे ये कराची, हैदराबाद, और आप देखें कि मिसालों से इतना बेड़ा गर्क करते हैं कि गोश्त की अपनी गज़ाइयत जो है वो ख़राब कर देते हैं। वो आपको रियल टेस्ट देते हैं गोश्त का, और वो ये फैट नहीं डालते। नहीं देखे ना, वही पश्तून जब कराची आके यहाँ के बीमार दुम्बों और बकरों का गोश्त बनाते हैं तो वो इतना लजीज नहीं होता जितना आप केपी में जाके खाते हैं। तो मैंने भी चारों सूबे, बल्कि मैं सारा पाकिस्तान में खाया है मैंने खाना, लेकिन आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि जिस तरह का वो लजीज वहाँ पे गोश्त मिलता है वो हमारे यहाँ नहीं मिलता। गो के सालन बनाना नहीं आता उन लोगों को, बहुत बुरा सालन बनाते हैं वो लोग, सालन हमारे यहाँ ठीक बनता है। तो वो गोश्त का अपना जायका होता है ना, वो क्यों होता है ऐसा कि मतलब मैंने कराची और अगर हम केपी का मुकाबला करें, ठीक है केपी के बकरे और दुम्बे जो है ना वो जीत जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर केपी और जैसे सेंट्रल एशिया के दुम्बों और बकरों का जायके का मुकाबला होगा तो वो जीत जाएंगे। ये क्या है, ठीक है या फिर मेरी ऐसी थ्योरी है? इसको कहते हैं हम ऑर्गेनोलेप्टिक मेजर्स, इसको कहते हैं आपके टेस्ट बर्ड्स कैसे डेवलप हुए हैं। मिसाल के तौर पे गल्फ कंट्री में ऊँट का गोश्त बहुत पॉपुलर है, उनको बहुत अच्छा लगता है। अब ये गल्फ कंट्रीज में देखें ना, टेस्ट बर्ड्स तो मेरे वही है ना, लेकिन गोश्त बदल रहा है। नहीं, आपकी टेस्ट बर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ कि गल्फ कंट्रीज में आप जाएं, आप ऊँट का गोश्त नहीं पसंद करेंगे। वो सारे लोग कह रहे होंगे सबसे लजीज गोश्त ही ऊँट का है, और आप कह रहे हैं कि मुझे तो पसंद नहीं है। नहीं, ये तो आपने टाइप बदल दी ना जानवर की, हम तो सिर्फ दुम्बे की बात करेंगे अभी। हाँ सही है। कराची का दुम्बा क्यों बीमार है केपी से, और केपी के दुम्बे से अच्छा आज़रबाईजान का दुम्बा क्यों है? उसकी वजह ये है कि जाहिर है जिन जिन एरियाज के अंदर वो एनिमल पाया जाता है, उसकी होम खाता पीता है जो है वो होम ट्रैक्ट कि उसका रीजन है, उसकी एक स्पेसिफिक लोकेलिटी है, इंडिजिनियस। ठीक है, आप देखें मुल्तान का आम और आपका टंडो जाम का मशहूर है, वैसे तो पूरे मुल्क में होता है, लेकिन वहाँ पे जो उसको जो एक प्रैक्टिसेस मिलती हैं और आपके मुख्तलिफ रीजन्स में जो जानवर पाया जाता है, जैसे आपने दुम्बे की बात की, यकीनन वहाँ का दुम्बा ज़्यादा अच्छा। इवन ये कि मैंने जो बाकू का दुम्बा खाया ना, जो शहर है वहाँ का, वो मतलब पहले अच्छा लगा, लेकिन जब शेखी और गबालन यही इलाकों में गए तो वो ज़्यादा अच्छे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ के दुम्बे जो है ना ये पहाड़ों पे चलते फिरते हैं, यहीं की वो ग्रास खाते हैं और उनके फ्लेवर, ये बात ठीक है क्या कि उनके चलने फिरने से और जो पहाड़ों पे चरते हैं उससे फ्लेवर पैदा होता है गोश्त के अंदर? डाइट का इफेक्ट होता है, डाइट का इफेक्ट होता है आपकी नहीं बात वो माजरत के आपकी डाइट जो आप बात कर रहे थे ग्रास फेड एंड ग्रेन फेड, तो ग्रास फेड जो हैं उनका टेस्ट बेहतर होता है। और दूसरी बात यह है कि उसकी जो देखें जायका किसकी वजह से है, जायका जो है वो आपके डिफरेंट जो कुदरत ने रखे हैं वाइटामिन्स की वजह से है, कुछ मिनरल्स की वजह से है, टेस्ट बड जो आपको डिटेक्ट करते हैं, कुछ आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स हैं, प्लांट डिराइव्ड कंपाउंड्स हैं, स्पेसिफिक टेस्ट है ना, आप कहते हैं फ़लाँ चीज़ का ऐसा टेस्ट आ रहा है। अब हत्ता कि आप ये देखें कि ये जो आपके जानवर ग्रेजिंग करते हैं, और हमारा ऑब्जर्वेशन है गांव देहात के लोगों का कि जब गंदम पे शुरू होती है जानवर तो उसके दूध का जायका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब किसी और चीज़ पे है तो वो आपके जो आप बात कर रहे हैं कि इसकी एनिमल्स को जो फीडिंग या जिस तरह की फीडिंग उसको दी जाती है उससे उसका टेस्ट जो है वो चेंज होता है। तो न्यूट्रिशन और उसके साथ साथ टेस्ट दैट इज़ समवट रिलेटेड, लेकिन वो टेस्ट आपका एक
हर शख्स का अपना एक वो है, और हमारी चूँकि टेस्ट बड्स हैं और वो डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उससे ये दुम्बे के ऊपर अब मेरा एक बहुत मतलब दुम्बा के हवाले से जो एक बुनियादी जो मसला जो मुझे हमेशा ये क्यूरियोसिटी थी मेरी कि जो हमारे यहाँ आमतौर पे घरों में बहुत हमने अपने गली मोहल्ले में पलते देखा, वो कजला ब्रीड बहुत, और उसकी आंखों में काजल सा होता है और वो बड़ा अच्छा, उसकी रोमन नोज होती है और उसकी मतलब लंबे कान होते हैं और कमर भी उसकी जैसे आर्क सी बनी होती है। ये सब बातें आप खुद बना रहे हैं? अरे भाई कजला देख ले हम। ये रोमन नोज ये इनकी बड़ी जबरदस्त रिसर्च है। मैंने बताया ना, इल्म बहुत इनको छुपा के रखा है उन्होंने। अच्छा, वो टिपिकल उसकी साइंस है कि कजला है, लंबे कान है, नोज उसकी है, उभरी हुई नोज है। अच्छा, इसके बारे में मैं एक दफा मुझे मालूम नहीं चला कि लाहौर में अब भी शायद होता है कि लाहौर में जो है ना कजला छतरा शो होता है, वहाँ बाकायदा उसका मुकाबला होता है ब्रीडिंग का, कि ब्रीडर्स वो लेकर आते हैं कि भाई हमने एक साल इसको पाला, और कोई जो है वो 120 किलो का कजला होता है, कोई 100 किलो का बीतल होता है, 150 किलो का बीतल है, इस तरह के ब्रीड्स लेकर आते हैं। तो वो मुझे याद है, मेरी 2015 में उस्ताद जावेद खुस्सेवाला थे जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर थे उस शो के, तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि ये जो कजला है ना, ये हमारे यहाँ इंडिजिनस वो नहीं है, यानी हमारी देसी नस्ल नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया से कोई गैर मकामी कहते हैं, गैर मकामी है ये ऑस्ट्रेलिया से कोई वहाँ के जो क्योंकि आपको पता है सरगोदा में के ज़्यादा कजले मशहूर है ना, वहाँ कोई ट्वाना ख़ानदान था, उनको असल में गिफ्ट मिला था घोड़ों के साथ, एक उन्होंने भेड़ का भी एक गिफ्ट दिया था, तो ये वहाँ से आया। तो मेरी एक क्यूरियोसिटी रही है हमेशा से कि क्या, क्योंकि अच्छा इसमें कजरा में खूबी ये भी है कि ये बड़ा सख्त जान किस्म का भेड़ है, या इतनी आसानी से बीमार नहीं पड़ता, और बड़ा मतलब इसकी फैटनिंग भी बहुत अच्छी होती है, तो क्या वाकई है इंडिजिनस हमारी कोई है या ये बाहर से आई है? ब्रीड्स की जो पाकिस्तान में शीप गोट की, और ख़ास तौर पे आपने जैसे कजले की है, बाकी तो बिल्कुल नियरेस्ट हिस्ट्री नहीं, लेकिन बहुत पीछे कहीं पाकिस्तान में जो इस वक्त ब्रीड्स हमारी हैं, ये गोट्स में इजिप्ट और ख़ास तौर पे अरेबिक, इसका एक शेयर है, गैर मकामी है। नहीं, मैं शीप की बताता हूँ। शीप की वो ब्रीड्स जो कि पाकिस्तान में भी फाइन वूल हम कहते हैं, वो यूरोपियन या इस साइड से हैं, चूँकि फाइन वूल वहीं से ठंडे इलाकों से आनी थी। पाकिस्तान में वैसे फाइन वूल कोई भी नहीं है, नज़दीक स्वात की है। फाइन वूल से मतलब इनके बाल नरम हैं, बहुत नरम बाल हैं, और बल्कि ये ब्रीड्स बाहर से भी आई हैं और यहाँ से बाहर भी गई हैं, और हमारे यहाँ की ब्रीड्स डिफरेंट कंट्रीज़ में गई हैं। अच्छा, अब ब्रीड्स में इतनी क्रॉसिंग होती है, चूँकि आप जो आप बात कर रहे हैं, ये इसको हम कहते हैं फिनोटिपिक। ये शक्ल की देखने से लग रहा है कि ये इसकी ये है, जो जेनोटाइप है दैट इज समथिंग डिफरेंट। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि ये हम्प्ड कैटल है, या ये उसकी हम्प है या नहीं है। तो अब पाकिस्तान में इतनी होल्स्टीन फ्रीजियन आ चुकी है, इतनी क्रॉसिंग हो चुकी है कि आपको ये मैं अनफॉर्चुनेट फैक्ट है हमारी जेनेटिक्स के बारे में, हमारी मुल्क की ब्रीड्स के बारे में, कि आपको पाकिस्तान में प्योर ब्रेड साहिवाल नहीं मिलती। प्योर ब्रेड का मतलब है कि उसकी इतनी जेनेटिकली भी वो उतनी प्योर हो, पेडिग्री उसकी इतनी मेंटेन रही हो, 90 मोर देन 90% या 95% उसमें जीन पूल हो। अब वो प्योर ब्रेड साहिवाल आपको साउथ अफ्रीका से मिलेगी। प्योर ब्रेड को क्रॉस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया लेके गया है, ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ ब्रीड बनाई है। इसी तरीके से आपकी जो ये इसमें शीप में है, इसमें भी क्रॉसिंग हुई है। आपके बाहर से ब्रीड्स आई हैं, उनके साथ जो लोकल ब्रीड्स हैं उनकी क्रॉसिंग हुई है। आप फिनोटिपिकली कह सकते हैं कि ये कजली है, बट प्योर कजली ब्रीड या उस तरह का करने के लिए उसको वो एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। तो हमारे यहाँ इसको ना फार्मिंग की गई, ना अलग से रखा गया, ना रजिस्ट्रेशन, ब्रीड्स की रजिस्ट्रेशन होती है आपके पास इंटरनेशनली, यानी आप साहिवाल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं, इसलिए कि आपने प्योर रखा ही नहीं उनको। बकरियों में भी मसला, बकरों में बहुत मसला है। तो नहीं, मसला इंसानों में नहीं। अच्छा, उसमें एक चीज़ और मैं आपको अर्ज करूँगा, मैंने सर इस पे जब एक दफ़ा मैंने इस पे फीचर पे भी काम किया, तो मुझे एक बलूचिस्तान के लाइफ स्टॉक के एक साहब थे, उन्होंने खासतौर पर बागनाड़ी के बारे में उन्होंने मुझे एक बात बताई
कि बागनाड़ी की एक खूबी ये है कि ये बहुत लो वाटर कंजम्पशन के ऊपर भी पलता है उस इलाके का ये जानवर है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अब मसला ये होता है कि आपने जो बात की बिल्कुल ठीक थी कि हमारे यहाँ जो लोकल फार्मर था उसने किया ये कि उसने क्रॉस जो है वो हमेशा करवाया जाता है बेटर प्रोडक्ट के लिए, और उसमें सिलेक्शन जो है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा जो लोकल फार्मर है वो करता है कि सिलेक्शन, वो सही सिलेक्शन नहीं करता, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो जो मेल और फीमेल का जो कम्बिनेशन है वो ठीक नहीं बनता। उसके नतीजे में हमारी कई ब्रीड जो हैं वो हमारी ज़ाया हो रही हैं और हो चुकी हैं। ये बात उन्होंने की कि ये बिल्कुल फैक्ट है। हमारे तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी ऐसी होती है, तो सुनी सुनी लग रही बातें वाली। अब ये देखें पाकिस्तान में, मैं आपको बताऊं कि जो ये क्रॉस ब्रीडिंग हुई है बाहर से, जो होल्स्टीन फ्रीजियन जो आया है, अब उसकी दूध, मैं मिल्क पे बात कर लेता हूँ, तो उसकी दूध अमेरिका में 50-60 लीटर दूध है। हमारा जानवर 10 लीटर दूध दे रहा है या 15 लीटर। साहिवाल को आप होल्स्टीन से क्रॉस करवाते हैं तो दूध तो बढ़ जाता है, 25 लीटर हो गया। लेकिन अब जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पाकिस्तान जैसे गर्म मुल्क में, कि उसके अंदर FMD ज़्यादा है, डिजीज़ ज़्यादा है और रेजिस्टेंस बहुत कम है ये टिक्स से, इन चीज़ों से। जो हमारी ब्रीड्स थी वो रेजिस्टेंट थी, जैसे इन्होंने बागनाड़ी की बात की, इवन ये जो आपके सब ट्रॉपिकल की सारी ही ये जो आपके दाजल जिसका जिक्र किया है, तो ये तो सहरा में पालते हैं और उसको पानी के कभी कभी मिलता है, तो उसके अंदर अडॉप्टेबिलिटी आ गई हुई है। इसी तरीके से वो 50 डिग्री पे कंफर्टेबल है, गर्मी में। जबकि जो एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं, बाहर से जो ब्रीड आई हैं, यू कैन नॉट कीप देम विदाउट वाटर शॉवरिंग और एनीथिंग। आपके जो क्रॉस में जितने बुल्स हैं ये उसको आप जब तक उसको AC लगवा के नहीं, उसको अच्छे तरीके से, मींस के उसको कम से कम कूलिंग का कोई एनवायरनमेंट नहीं देते, तो ये आपकी जितनी भी कॉर्पोरेट फार्मिंग है इस वक्त इंपोर्टेड एनिमल्स पे है, ये सारी बड़ी कॉस्टली पड़ती है, बहुत एनर्जी इस पे लगती है, और वो स्पेसिफिक फार्म्स पे ही रखे जा सकते हैं। आप ओपनली रख नहीं सकते, तो उनको होता है दूध ज़्यादा मिलता है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। इसमें एक दुख और जो है, जो मेरा एक खास ब्रीड के हवाले से, वो हमारी सिंध की जो कामूरी है, वो इतनी खूबसूरत एक तो जानवर है, और उसका जो दूध है बकरी का वो बहुत अच्छा, उसका वो भी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है, और हमने उसको प्रिजर्व नहीं किया, और उसकी अब तादाद जो है वो बहुत कम है। मतलब लोग बाकायदा उसके ऊपर ये जो लोग इस शोबे से मुताल्लिक़ हैं आप लोगों के, वो कहते हैं कि कामूरी मतलब 25-30 हज़ार अगर बग पर आ जाती है, यानी इतने हेड्स मौजूद होंगे, तो ये तो लगता है कि आइंदा शायद ये नस्ल हमें, और वो इतनी खूबसूरत बकरी, उसके लाल कान लंबे लंबे और सींग इतने खूबसूरत होते हैं। तो हमने मतलब जहाँ बहुत से अपने कौमी जो वसाइल थे उनका ख्याल नहीं रखा, हमने इन ब्रीड्स को भी प्रिजर्व करने की कोशिश नहीं की, हमने कोई सीमन बैंक्स नहीं बनाए। मेरे ख्याल ये भी हमने एक बहुत ज़्यादती की अपने। बिल्कुल ये बात फैक्ट है कि हमने अपने लाइफ स्टॉक में ख़ास तौर पे बहुत हद तक प्लानिंग करते हैं, चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट के लेवल पे, फाइल्स होती हैं मौजूद, लेकिन हमारे यहाँ जो मजमूई मिजाज है कौम का, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ, वो ये है कि अवाम को तो पता ही नहीं है। मसलन अवाम को ये नहीं पता कि ये ब्रीड जो है ये शायद स्लाटरिंग से ज़्यादा इस पर असर पड़ेगा। देखिए ना, आप एक ब्रीड को लगातार स्लाटर कर रहे हैं तो उससे असर पड़ेगा, इससे ज़्यादा असर उस पर पड़ जाएगा कि जब कामोरी का मिसाल के तौर पे लगातार टेडी से क्रॉस कराओ, तो अगली जो गोट है वो पिंक तो होगी लेकिन बहुत छोटी सी होगी, उसका साइज़ बड़ा नहीं होगा कामोरी की तरह। या बीतल का क्रॉस हमेशा लगातार होता रहे किसी दूसरी ब्रीड से, तो वो ब्रीड ज़ाया हो जाती है, वो अपनी असलियत खो देती है। और हमारे यहाँ तो ये सिलसिला है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल बलूचिस्तान की किसी जगह की, कि हमारे यहाँ एक बुल्स जिसको मेल, उसका चूँकि मेल जो है वो एक मेल के सीमन से आप 1000 ऑफ एनिमल्स को इंसेमिनेट कर सकते हैं। उस बुल को रखा जाता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इसके फादर मादर का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसके माँ बाप का, फिर उसके माँ बाप का, तो कहा जाता है ये 10 जनरेशन से ये साहिवाल है, क्रॉस साहिवाल में ही हुआ है, तो 10 जनरेशन से प्योर ब्रेड है, ऐसे ही किया जाता है। वहाँ पे एक एनिमल जो थे आपके लाइफ स्टॉक के, तो ये बागनाड़ी थी या दूसरी, इफ़ आई एम रॉन्ग, ये करेक्ट आप करवाइएगा, और आपके जिन ब्यूरोक्रेसी से, तो वो जाके तो किसी साहब को पसंद आ गया, आई डोंट नो नेम दैट पॉलिटिशियन, तो उसने कहा कि ये जानवर मुझे चाहिए, मैं ज़बह करूँगा किसी उस पे। तो उन्होंने कहा सर ये ब्रीडर है जो हमारे पास, ये हमने 10 नस्लें इस पे तहकीक करके अब ये प्योर ब्रेड है, और उसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की आपको एक प्रोसेस है जिससे सीमन प्रोड्यूस किया जाता है, और वो एम्प्यूल्स फिर आपको, अब तो अक्सर आप देखें कि अब वो मेटिंग नेचुरल प्रोसेस नहीं रहा, आपके लाइफ स्टॉक के जितने भी हैं वो सीमन है, प्रिजर्व्ड है लिक्विड नाइट्रोजन में, और वो पूरे पाकिस्तान में वो फिर यूज़ करते हैं।
तो उन्होंने कहा कि खुदारा ये जुल्म ना करें आप, और कोई एनिमल, उन्होंने कहा नहीं मुझे यही पसंद है, ये सबसे बड़ा है, इसका कद अच्छा है, एंड दैट वाज स्लॉटर्ड। सो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि आपकी ब्रीड की पॉलिसीज़ आगे चल के बहुत अच्छी हों। शायद यहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर इंट्रोड्यूस हो, और प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमिक नीड्स हैं वो कॉरपोरेट सेक्टर की अच्छी दूध, और वो आपको पता है कि वो आ रही है, हॉल्स्टीन फ्रीजियन प्योर रेड। और फिर ये एक बिज़नेस भी है पाकिस्तान में, तो ये जो हॉल्स्टीन की जो जानवर है वो इतना इम्पोर्ट हुआ है पिछले अरसे में कि वो एक पूरा एक बिज़नेस है, मतलब दो सप्लायर्स हैं वो भी उनका एक, तो बिज़नेस इज़ एवरीथिंग। सो नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको कंजर्व करने के लिए बड़ी टाइम चाहिए, आपको डेकेड्स लग जाते हैं बड़े जानवर में। इसका जनरेशन गैप भी 5 साल के बाद या 6 साल के बाद तो उसका बच्चा आएगा, फिर अगले 6 साल के बाद उसका बच्चा आएगा, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और इस पर गवर्नमेंट का या आपके उन लोगों का जो जैसे हमारी ब्रीड्स हैं, और पूरी दुनिया में देखें इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हीट टॉलरेंस के हवाले से मशहूर हैं, दैट्स वाई कि यहाँ से आपकी ब्रीड्स को लेके ऑस्ट्रेलिया लेके गया, साउथ अफ्रीका ने इस्टेब्लिश की, और हमारी अपनी जो इतना बड़ा एक तरह से एसेट है, हमारा असासा है, उसकी प्रोटेक्शन नहीं हो रही। और हमारे यहाँ तो अनलिमिटेड ब्रीडिंग भी होती है, उसका केयर भी नहीं किया जाता उस तरीके से, और अब क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। उसमें अगर डॉक्टर साहब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर इसमें अगर बहुत बेहतर मनसूबाबंदी की जाए तो बकरा जैसे मुमकिन है कि बहुत सस्ता बकरा भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। ऐसी ब्रीड्स मौजूद हैं जो साल में 2 फल देती हैं, या मतलब उनको अगर, यानी हमारे यहाँ बकरा जितना महंगा हो गया, अगर हम मनसूबाबंदी करें तो हम बकरे की अच्छी फार्मिंग करके अच्छा बकरा सप्लाई कर सकते हैं। बहुत मतलब आज जो रेट है मार्केट का उसके हिसाब को मेरा अंदाज़ा है कि हम कर सकते हैं अगर हम मनसूबाबंदी करें। मेरा ख्याल है देखें जब कमर्शियल फार्मिंग आएगी तो इस पे लोग गौर करते हैं। उसकी मैं एक बड़ी एग्जांपल ये देता हूँ, पाकिस्तान में खैर गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट फैटनिंग के भी चलते हैं और चलते रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि अभी तक आपके सामने कोई चीज़ नहीं आई तो मैं इससे आगे कुछ नहीं कहता। लेकिन जब इसको प्राइवेटाइज होगा, लोगों को इसका फ़ायदा हासिल होगा, तो जैसे हमारी पोल्ट्री थी से फॉर एग्जांपल देसी मुर्गी थी, लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर ने इसको अडॉप्ट किया तो आज आपको इंडस्ट्री नज़र आती है। तो इसकी फैटनिंग की या लाइफ स्टॉक की भी इंडस्ट्री नज़र आएगी, और आपकी ये इंडस्ट्री बननी चाहिए फैटनिंग की। गल्फ़ में सबसे ज़्यादा डिमांड है, और आपके बीफ की डिमांड आपकी बननी जनरेट करनी चाहिए। आप माशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, आप स्लाटरिंग के हलाल के सर्टिफिकेशन बेहतर दे सकते हैं, ये तो है। और इंडिया वहाँ पे मार्केट में काम कर रहा है, आपके पड़ोस में बीफ का सबसे बड़ा इस रीजन में एक्सपोर्टर है, और उसकी कितनी बीफ की एक्सपोर्ट है। अच्छी बात है, वही करते रहे एक्सपोर्ट, वहाँ पे वो काउ विजिलेंटिज्म से बेहतर है एक्सपोर्ट ही करते हैं। अच्छा, आखिर में एक सवाल, आपने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली बात की कि जो आर्टिफिशियल मीट का किस्सा अब शुरू हो गया ना, कि दुनिया में ऐसा भी मीट मिल रहा है जो कि जानवर को स्लॉटर करके हासिल नहीं किया जा रहा, बल्कि वो किसी एक साइंटिफिक प्रोसेस के तहत बनाया जा रहा है। तो उसके हम मजहबी साइड पे नहीं जाते, वो हलाल हराम क्या है वो लोग खुद पता कर लेंगे किसी मुफ्ती साहब से। आप ये बताएं कि ये इंडस्ट्री क्या है और उसके इम्कानात आपको नज़र क्या आ रहे हैं आने वाली दुनिया में? पहली बात तो ये है कि इसकी जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न्स हैं तो वो तो अपनी जगह पे हैं, और उस पर मैं शायद कमेंट बेहतर ना कर सकूं कि वो हलाल होगा हराम होगा। उसमें भी बार आ चुकी हैं, फतावा तो आ चुके होते हैं। जी बिल्कुल आए। तो वो ऐसे ही है कि लेबॉर्ट्री टिश्यू कल्चर सेल्स हम कहते हैं, और टिश्यू कल्चर मीट ये है कि अगर आपने गोश्त का एक पीस रखा फिर उसको सर्टन एनवायरमेंटल कंडीशंस दी तो वो मल्टीप्लाई करता है। जैसे होता असली गोश्त है, मसलन हलाल जानवर का ही गोश्त है, अब आप उसको रख दें और उसको मल्टीप्लाई करें, उसके सेल्स को मल्टीप्लिकेशन करें। इट कैन बी लाइक दही बनने का प्रोसेस है या कोई भी जिसमें माइक्रोबियल, तो ये तो चूँकि माइक्रोबियल उस प्रोसेस में होता है, और वो आपका सेल्स की मल्टीपल ग्रोथ से या उसकी टिश्यू कल्चर की ग्रोथ से लिया जाता है। इसके ऊपर एक तो सबसे बड़ी इस दुनिया में जो चल रही है वो ये कि ये इंतहा अभी बहुत कॉस्टली है। से फॉर एग्जांपल दैट इज़ सो मैनी, पहले $800 का था पर केजी, फिर 100 kg पे आया और अब शायद सस्ता होगा। तो सबसे पहले इकोनॉमिक फिजिबिलिटी पूरी दुनिया में देखी जाएगी। उसका कंसेप्ट यही था कि पूरी दुनिया में चूँकि ये लाइफ स्टॉक या जो लार्ज एनिमल्स हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा खारिज करते हैं,
तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस को इफ़ेक्ट करने वाली गैसेस हैं, मीथेन और बाकी गैसेस, तो ये दुनिया के लिए एक कंसर्न है। तो उन्होंने कहा जी कि ये एक सब्स्टिट्यूट है। दूसरा, पूरी दुनिया में एक कंसेप्ट आया कि देखें स्लाटरिंग किलिंग जो है वो वेजिटेरियंस का भी, और वो एक कंसेप्ट आया कि देखें ये तो जुल्म है ना जी, उसके जानवर के साथ आपने किया और वगैरह वगैरह। तो वो भी बड़े पॉपुलर, यूरोप में भी इस तरह की चीज़ पॉपुलर हुई। और हमारे पड़ोस में तो खैर एक बड़ी 40% पॉपुलेशन है जो वेजिटेरियन है इंडिया में। तो अब ये इन कंसेप्ट्स को देखते हुए वो उन्होंने कहा कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज में एनवायरनमेंट को ख़राब किए बगैर हम गोश्त पैदा करें। तो एक तो उसकी ग्लोबल एप्रिसिएशन आई, यूएस में, सिंगापुर में अवेलेबल है ये गोश्त। बाकी ऐसा नहीं है कि ये हर जगह अवेलेबल है। इस वक्त भी अमेरिका में 1% भी नहीं होगा ये गोश्त और जो वो खाते हैं उसका। तो हो सकता है फ्यूचर में वहाँ बढ़ जाए, यूरोप में बढ़े या बाकी जगहों पे। कुछ सोसाइटीज़ में तो कंसर्न्स हैं। हमारी सोसाइटी तो वो सोसाइटी है जिसमें बहुत कंसर्न्स होंगे, रिलीजियस कंसर्न्स हैं, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं, ये इकोनॉमिकल नहीं होगा, अगर होगा तो फिर इसके ऊपर हलाल हराम का बहुत मसला है हमारे यहाँ। तो ये हमारे ये जो कल्चर है, इस कल्चर में अडॉप्टेबल, अच्छा टेस्ट का एक बहुत बड़ा मसला है। जी, मैं वही पूछ रहा था, सबसे बड़ी बात यह कि इसका टेस्ट का है। और एक जो साइंटिफिक कंसर्न इसके ऊपर पाया जाता है कि जब भी कोई चीज़ इस तरीके से प्रोसेस की जाती है जो कि ज़ाहिर है नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल है और लेबॉर्ट्री बेस्ड है, तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ और ग्रोथ हो जाती है। आप अचार भी बनाएं तो हर बार सही नहीं बनता, आप दही बनाते तो लाजमी नहीं हर बार वही कुछ बने। लेकिन ये तो बहुत ही टेक्निकल एंड साइंटिफिक लेबॉर्ट्री बेस्ड मीट है, और इसमें ज़रा सा भी इधर से उधर हुआ तो क्या पता उसमें कितने पैथोजेंस, कितने बैक्टीरिया, कितनी प्रॉब्लम्स उसमें आए। सो एक डिबेट है, और लेट्स सी शायद अगले 10 साल 15 साल में देखते हैं कि 10 साल बाद कोई हमने पॉडकास्ट किया आपके साथ तो उस वक्त तो मालूमात ज़्यादा होंगी। वो ये राना साहब मेरी तस्वीर करेंगे, शायद ये यूसुफी साहब का जुमला है ना कि आलम इस्लाम में कोई बकरा तभी मौत नहीं मरा। तो बकरा मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ इस्लाम के लिए बकरों ने तो ये मौका आ रहा है ईद का, इसमें कि एतदाल से खाएं। और जो मुझे बड़ा एहसास होता है कि जो हम कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देते हैं तो अल्लाह का हुक्म है, तो फिर अल्लाह के हुक्म को अल्लाह के हुक्म की तरह करें। उसके अंदर सियासी चीज़ें और मजाक इस तरह शामिल करना ये बहुत ही बुरा लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे होता है। उसमें बच्चों की तरबियत करें। इसमें देखें ना, कुर्बानी जैसे बड़ी अजीब चीज़ है कि अगर आपको एक जानवर से उन्स पैदा हो जाए और फिर उसके बाद उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करना, वो एक अजीब मरहला होता है। हम जैसे लोग तो पता भी नहीं होता भाई कि वो बकरा ले लिया या गाय ले लिया, कोई उससे एक अटैचमेंट भी शहर वालों की पैदा नहीं होती। अच्छा, इसमें एक और बस मैं सवाल बच्चों के हवाले से करना चाह रहा हूँ कि वो बहुत डर लगता है हमें ना कि बच्चे हाथ लगाएंगे तो बीमारियाँ आ जाएंगी और उनके बालों से। तो कुछ लोग तो बहुत बेबाक होते हैं कि वो बस बच्चों और जानवरों दोनों को दौड़ा देते हैं सड़क पे, लेकिन कुछ लोग मुझ जैसे होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान कि नहीं बच्चों को ना लेके जाओ कहीं बीमार ना हो जाए। तो इसमें भी कोई एतदाल का रास्ता है, क्या किया जाए? असल में एनिमल्स के साथ ताल्लुक़ तो हमारी फितरत का हिस्सा है। छोटे बच्चे को, आप बहुत छोटा बच्चा हो, उसको जो पहली चीज़ अट्रैक्ट करती है वो किसी एनिमल का वो जो टॉय ला के देते हैं, फिर उसको एनिमल्स के कार्टून अच्छे लगते हैं। तो ये कुदरती बात है, घर में भी पेट्स रखे जाते हैं और वो ज़्यादा डेंजरस हैं जो रखे जाते हैं, उनसे बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं, मसलन डॉग्स से या कैट वगैरह से। तो ये जानवर जो हैं वो इस हवाले से तो इतने डेंजरस नहीं है। उसकी वजह ये भी है कि अगर इनको साफ़ सुथरा रखा जाए बज़ाहिर, और इनको हाथ लगाना, इनको खुदा न खास्ता कुछ ऐसी डिजीज़ नहीं है जो एकदम हाथ लगाने से आ जाएगी। एनिमल से बहरहाल अवॉइड इस तरह से करना चाहिए कि बाज़ औक़ात हादसात का बायस बन सकते हैं। कोई टक्कर मार देता है, कोई पाँव रख देता है छोटे बच्चे के ऊपर, बाज़ औक़ात किसी हादसे का बायस बन सकते हैं। तो वैसे इसके हाथ लगाने से कोई खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होता है। एहतियाती तौर पे एनिमल साफ़ है तो फिर बच्चे के हाथ धुला देने चाहिए, जैसे बाकी पेट्स और एनिमल्स के बारे में एहतियात है इसमें भी। सही। और कोई सवाल आप लोगों का हो तो कर लीजिए। बहुत सवाल आते हो तो 10 साल बाद पॉडकास्ट करेंगे, उसमें तो बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसे ही फजूल सा जोक याद आ रहा है, हर साल ना वो बकरा ईद के मौके पर वो एक वाटर कूलर वाली बहस शुरू होती है ना कि आप क्यों ये जानवर कुर्बान कर रहे हैं, किसी गरीब को वाटर कूलर लगा दें। तो उनको ये दरख्वास्त है कि उसी वाटर कूलर से गोश्त धोएं और उसके पसंदे बना के खाएं। बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आपको बहुत शुक्रिया जिन्होंने पॉडकास्ट देखा, आप तमाम हज़रात का शुक्रिया। ये एक मजहबी फरीज़ा है जो इंशाल्लाह अदा होता रहेगा, और जब तक मुसलमान और बल्कि जितने भी इल्हामी मज़ाहिब वाले आप बता रहे थे लोग मौजूद हैं तो कुर्बानी तो होगी। बस ये कुर्बानी इंशाल्लाह ताला ज़रा सलीके से करें। थैंक यू।